बहुत ऐसे लोग हैं जो कमाते तो बहुत बढ़िया हैं, लेकिन फिर भी स्ट्रेस फील करते हैं पैसे को लेकर, फाइनेंस को लेकर। कमाना बड़ी बात नहीं, बात है कि हम चीज़ों को यूज़ कैसे कर रहे हैं, वहाँ हम सबसे बड़े फेलियर हैं। क्या आपको लगता है कि सेविंग करना ओवररेटेड है इंडिया में? कि भैया नहीं बचाओगे तो नहीं बचोगे, पर हमारे इंडिया में देखो, यहाँ हम डिलेमा में हैं। हम वेस्टर्न को फॉलो कर रहे हैं, बचा नहीं रहे। क्या हमेशा हार्डवर्क से सक्सेस मिलती है, पैसा बनता है, या ये भी एक प्रकार का झूठ है? एक्चुअली ये भी एक मिथ है कि हार्डवर्क इज द की ऑफ सक्सेस। हार्डवर्क में वो डेली रूटीन पे ही सिमट के रह जाएगा। आप स्मार्ट वर्क पे जा रहे हैं, आपको पता है आपको क्या टारगेट अचीव करना है। क्रेडिट कार्ड हमें वेल्थ की तरफ ले जाता है, बेटर वेल्थ की तरफ या पॉवर्टी की तरफ? कई तो ऐसे होते हैं, उन्होंने एक क्रेडिट कार्ड का पेमेंट दूसरे क्रेडिट कार्ड से, दूसरे का तीसरे से वो दे देते हैं, बीच में घुमा रहे इधर से उधर। किस लेवल तक जा सकते हो, और अपनी क्रेडिट को आपको ही सिक्योर करके रखना है, अदरवाइज हालत खराब है। आज इस 500 के नोट को 25 सेकंड के अंदर मैं डबल कर दूं। आजकल इंटरनेट पे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं। ड्रीम्स बेचे जाते हैं राहुल जी, और कुछ नहीं। और ये मेरा ड्रीम है। अब पैसे के लिए काम नहीं करता, पैसा मेरे लिए काम करता है। हर कोई छोटे से पीरियड में इतना बड़ा बनना चाहता है। आपको 5 टिप दिए जाएंगे और आप करोड़पति बन जाओगे। भैया तू क्या कर रहा है? हाँ, तू 100 करोड़ बनाना। आप सीधा ये क्वेश्चन करो, भाई तेरी बैलेंस शीट भेज। नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे पॉडकास्ट द राहुल रंजन शो में। आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं फाइनेंसिस के बारे में, फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में। और आज के गेस्ट हैं हमारे सीए अभिषेक जैन जी, जो कि एक रिनॉन्ड सीए हैं दिल्ली में, और कई सीए फर्म्स चला भी रहे हैं, काफ़ी स्पिरिचुअल हैं, और कई सोशल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जुड़े हुए हैं, सोसाइटी के लिए काफ़ी चैरिटी के काम करते हैं और उनको हेड भी कर रहे हैं। तो आज के एपिसोड में हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए कुछ ऐसी बातें जो एक यूथ को इन्वेस्टिंग के बारे में बताएगा, एक बिजनेस ओनर्स के फाइनेंशियल डिसीजंस में कहाँ गलती करते हैं उसके बारे में बताएगा, अगर मैरिटल लाइफ शुरू करने वाले तो वहाँ पे फाइनेंसिस का कैसे ध्यान दे। तो ऐसे कई सारी बातें जो आपको ये बताती है कि पैसा कमाना तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन पैसा कमा के उसको कैसे यूज करना है, कैसे इन्वेस्ट करना है, ताकि आप अपने जीवन में अपने फ्यूचर को सिक्योर बना सके। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का ये पॉडकास्ट। वेलकम टू द राहुल रंजन शो, अभिषेक जी। थैंक यू राहुल जी, मेरे लिए भी रियली फीलिंग वेरी इवन एंथुजियास्टिक कि आपके सामने बैठा हूँ और एक ऐसे यूथ के साथ में बैठा हूँ जो शायद कई लोगों को इंस्पायर कर रहा है। थैंक यू सो मच। योर वर्ड्स मीन अ लॉट टू मी। अभिषेक जी, आपकी तारीफ में क्या कहें। आप एक चार्टेड अकाउंटेंट है, रिनॉन्ड हैं अपनी इंडस्ट्री में, स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा एक्टिव है, कई सोशल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जुड़े हैं और उनको हेड भी कर रहे हैं। और बड़ी दिलचस्प बात है कि आपके पीछे द इनविजिबल पावर ऑफ हैबिट्स जो बुक है, स्मॉल स्टेप्स फॉर बिग इम्पैक्ट, ये बुक ऑथर किया है, और दूसरी बुक आपकी लाइंड अप है, पब्लिशिंग के लिए जा चुकी है। तो इतना सब कुछ कैसे मैनेज कर लेते हैं आप? आज जो पॉडकास्ट है, जनरली लोग सोचेंगे कि सीए अगर पॉडकास्ट में आए हैं तो कुछ टैक्स की बातें होंगी, कुछ सेविंग्स की बातें होंगी, वो सब बातें तो हैं ही, लेकिन उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है कि आज का जो युवा है वो उसको मोटिवेट किया जाता है बचपन से कि पैसे कमाओ। पैसे कमाने के लिए तो मोटिवेट किया जाता है, लेकिन उनको ये नहीं बताया जाता कि उन पैसे को कैसे खर्च करें, कैसे उसको यूटिलाइज करें, ताकि आप एक खुशहाल और बेहतर जिंदगी और भविष्य बना सकते हैं, खुद के लिए और अपनी फैमिली के लिए भी। तो आज हम आपसे बातें करेंगे टैक्स के बारे में कम, और जिंदगी में सक्सेस को लेकर, मनी मैनेजमेंट को लेकर, फाइनेंस मैनेजमेंट को लेकर, और यूथ को कैसे आप गाइड कर सकते हैं, उसके लिए मैंने आपको आज आमंत्रित किया है। जी बिल्कुल राहुल जी, बात करेंगे, मज़ा भी आएगा, क्योंकि आप देखिए 140 करोड़ की पॉपुलेशन में हम 70% यूथ को रखते हैं,
जी। तो यहाँ बहुत जरूरी हो जाता है। और शायद जब आपने मेरे को बताया कि हम इस मैटर पे बात करने वाले हैं, वो तो आपके क्वेश्चन देख के मेरे को पता लगेगा कि जी। आपके खजाने से आप कैसे क्वेश्चन आप मेरे को देने वाले हैं। अच्छा। तो मजा तो आने वाला है, क्योंकि राहुल रंजन सामने बैठा और मजा ना आए तो ऐसा हो नहीं सकता। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो मैं पहला सवाल आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि मोस्ट ऑफ इंडियंस, स्पेशली यूथ, या कह लीजिए 20 साल से लेकर 18 साल से लोग कमाना शुरू कर देते हैं, तो जनरली 18 साल से लेकर 45 साल के एज ग्रुप के लोग, बहुत ऐसे लोग हैं जो कमाते तो बहुत बढ़िया हैं, लेकिन फिर भी स्ट्रेस फील करते हैं पैसे को लेकर, फाइनेंस को लेकर। ऐसा क्यों होता है और क्या उनको अवॉइड करना चाहिए कि वो बेटर फील करे, कंफर्टेबल फील करे और पीसफुल फील करे? ज़्यादा कमाते तो भी स्ट्रेस फील करते हैं। राहुल जी देखो, ये वाकई में ऐसा क्वेश्चन है जो मेरे ख्याल से मोस्ट ऑफ द हमारे यूथ हैं, हमारे जो सीनियर्स हैं, सब इस क्वेश्चन को लेके, और इसका हल भी किसी के पास नहीं है। क्यों? क्योंकि हम जब सुबह उठते हैं, हमें पता है ऑफिस जाना है, काम करना है, वापस आना है, फिर अगले दिन सुबह जाना है। हम एक पर्टिकुलर एक हमारा सर्किल बना हुआ है, हम उसके आगे सोच ही नहीं सकते। अगर आप रिच डैड पुअर डैड शायद मैं देख ही रहा था आपके कलेक्शन में होनी चाहिए, और आप वहाँ तो मैंने आपके ऑफिस में देखी थी, यहाँ भी रखिएगा जरूर। तो वो क्या, वो बिल्कुल यही बात कहता है कि हम उससे आगे सोच, किसी को आप ये पूछो कि आप कमा क्यों रहे हो, तो कोई आपको एकदम कॉन्क्रीट आंसर नहीं देगा, क्योंकि राहुल जी कमा रहे हैं, मैं भी क्या बोले पैसा हासिल करना चाहता हूँ। तो यहाँ तकलीफ क्या है, मैनेजमेंट की, जो आपने सबसे पहले पूछा कि हम कमा तो रहे हैं, हमें ये मालूम नहीं है कि हम उसको किस तरीके से यूज करें। कमाना बड़ी बात नहीं, बात है कि हम चीजों को यूज कैसे कर रहे हैं, वहां हम सबसे बड़े फेलियर हैं। अगर वो हम सीख जाएं तो आप मान के चलिए हम काफी कुछ सीख जाएंगे। हमें बचपन से ये सिखाया जाता है कि हमारे लिए कार एसेट है, जबकि कार कभी एसेट हो ही नहीं सकती, है ना। कोई भी ऐसी आपकी संपत्ति जो आपको वापस रिटर्न नहीं देती, वो कभी एसेट साइड में, क्योंकि मैं देखो सीए हूं तो मैं लायबिलिटी और एसेट की बात जरूर करूंगा, समझाऊंगा भी वैसे ही, वो एसेट हो ही नहीं सकती। तो यहाँ हमको प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी। पैसा होना ही सब कुछ नहीं है। आप देखते हो गिटार में कुछ 6-7 तार होते हैं, वायलिन बजाते हैं, और उसी तरीके से हमारी लाइफ में भी ऐसे ही प्रायोरिटी है, हमारा परिवार, हमारे दोस्त, पैसा, व्यापार। अगर एक भी तार टूट जाए तो वो आपको धुन निकल नहीं सकती, बढ़िया धुन नहीं होगा। तो यू नीड टू सेट द प्रायोरिटीज कि भैया फैमिली को भी टाइम देना है, इसको भी देना है, ताकि हम लाइफ में वो सक्सेस हासिल कर सके जो वाकई में हम सोचते हैं, परंतु हम कमा नहीं रहे। तो यहाँ मेन यही है, कमाना सबसे बड़ी बात नहीं है, बात है उसका आप मैनेज कैसे करते हैं। करेक्ट। क्या आपको ऐसा लगता है कि इंडियन मिडिल क्लास कमाने के साथ साथ वो आगे करियर में जो भी मेहनत कर रहा है, वो समय के साथ और पुअरर होता जा रहा है, और कुछ क्लास के लोग हैं जो अमीर से अमीर और ज़्यादा अमीर होते जा रहे हैं? एक इनकम का डिस्पैरिटी इंडियन पॉपुलेशन में भी काफ़ी देखने को मिल रहा है। जी देखो, ऐसा आज से नहीं, काफ़ी टाइम से है ऐसा, और इसको समझना भी जरूरी है। क्यों ऐसा है कि देखो, आपने एक सुना भी होगा, पैसा पैसे को खींचता है, मनी मेक्स मनी, मनी मेक्स मनी। तो जहां आपके पास पैसा है वहां आपकी रिस्क एपेटाइट अच्छी है, और देखो रिस्क तो लेना ही पड़ता है। आप भी यहाँ है, मेरे को ध्यान है जब स्ट्रगलिंग फेज था, आप शायद 5 या 7 हजार रुपए की नौकरी छोड़ के आपने एंटरप्रेन्योरशिप की थी, तो देखो रिस्क तो आपने भी लिया, आपने ये नहीं सोचा कि मैं आगे कहाँ जाऊंगा। वो रिस्क अगर आप कैलकुलेटिव, एक है आंख बंद करके रिस्क लेना, आपने अपनी कैपेबिलिटी पे विश्वास किया, और आप उसकी बदौलत हम राहुल रंजन शो पे हैं। जी। तो वहाँ ये जरूरी है। अदरवाइज क्या होता है, मिडिल क्लास के साथ यही प्रॉब्लम है, EMIs बन जाती है और उसको वो मैनेज ही नहीं कर पाता, क्योंकि वो सराउंडिंग ऐसे है कि मेरा दोस्त आज अगर कोई कार लेके आ रहा है तो मेरे पास तो कार, अगर वो खुद ही नहीं चाहता तो या तो उसकी वाइफ या उसके बच्चे या उसके पेरेंट, दे विल कई दोस्त भी कंपेयर करके देख उसने ले लिया, तू सक्सेसफुल नहीं है क्या। तो या तो हम अपने दिमाग की चाबी किसी दूसरे को ना दें, whatever they want to speak they can, ये मेरे ऊपर है कि मेरे को क्या करना है, पर वो बहुत कम लोगों के पास होता है। वो इन्फ्लुएंस्ड हो जाता है, फैमिली मेंबर ने टोक दिया, उसके पास एक कार आ गई, आप क्यों नहीं ले रहे? बिल्कुल ठीक बात है। आज आपका बेटा DPS में पढ़ रहा है तो स्टैंडर्ड सेट है कि आप और राहुल जी देखो, उनका बेटा DPS में, आपका बेटा DPS में नहीं है। नाउ वो आपको इतना पिंच करते हैं सोसाइटी कि वो मिडिल क्लास
वो उनमें उलझ के रह जाता है, वो फिर वो जुगाड़ में लगता है कि भैया मैं डीपीएस में लाने के लिए ईएमआई कहाँ से लाऊं। तो वहाँ यहाँ से सर्किल वो ईएमआई में रहता है, और जो रिच है वो पैसे से रिस्क लेके और रिच बनते जाते हैं। तो ये गेम है पूरा कि आपको ये सोचना पड़ेगा कि हाँ रिस्क लेना है, कैलकुलेटिव रिस्क लेना है, उस सर्किल से बाहर निकलना है, इसकी सोच आपको विकसित करनी पड़ेगी। क्या आपको लगता है कि सेविंग करना ओवररेटेड है इंडिया में? देखो, कह सकते हैं हम कि हमें बहुत ज़्यादा बताया जाता है कि भैया नहीं बचाओगे तो नहीं बचोगे। आप समझ रहे हैं? तो टू द सम एक्सटेंट बिल्कुल ठीक है, परंतु आजकल फिलोसफी क्या है राहुल जी, यूथ, कि भैया किसने देखा है, कल किसने देखा है, कल वो जिम में गया वापस आया नहीं। आप एग्जाम्पल, आप मैं कई यूथ से सेशन लेता हूँ तो सामने सर क्या किसको कुछ पता है, आप कहाँ की बातें कर रहे हो। यूथ का एक मंत्र है योलो। हाँ, यू ओनली लिव वंस। मुझे बहुत अच्छा लगता है योलो। दोस्त को मैं बोलता हूँ योलो यार, लेट्स डू इट। बड़ा अच्छा है, मैंने सुना, पर फिर तो ये फिलोसफी हमने खत्म कर दी, 7 जन्मों का तो काम ही खत्म किया हमने। तो ये वाकई में थोड़ा सा चेंज हुआ और लोगों की मेंटेलिटी बदली है, बिकॉज वी आर नाउ नॉट इवन reaching to third or second largest economy, but we are adopting culture of the western economy as well. इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ हम अमेरिका को फॉलो कर रहे हैं, जहां पे ये है कि भैया सेविंग नहीं करनी। क्योंकि वहां की गवर्नमेंट आपको लास्ट तक सिक्योर करती है कि सारा खर्चा हम बियर करेंगे वंस यू रीच दिस पर्टिकुलर एज ऑफ लाइफ, 50 साल या 60 साल, उसको कोई खर्चा नहीं करना, वो सिक्योर। पर हमारे इंडिया में देखो, यहाँ हम डिलेमा में हैं, हम वेस्टर्न को फॉलो कर रहे हैं, बचा नहीं रहे। तो ये तकलीफ आने वाले टाइम पे बहुत हो सकती है, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट अभी भी उतना हम कैपेबल नहीं है कि वो आपको इंश्योर कर सके कि आप टेंशन ना ले राहुल जी, सारा खर्चा हमारे ऊपर है। आपने अपनी टैक्स में हमें जो पार्टनरशिप दी है पिछले 50 सालों में, अब आपका पार्टनर तैयार है। जिस दिन ये पार्टनर तैयार हो गया उस दिन आप फिर एक्सपेंडिंग इकोनॉमी को देखोगे, ना कि सेविंग इकोनॉमी को। 15 साल में तो 10 करोड़ से ज्यादा टैक्स दे दिया होगा, लेकिन गवर्नमेंट आज 1 करोड़ का भी गारंटी लेने को तैयार नहीं है। बिल्कुल नहीं है जी साहब। ये अपने दम पे ही खड़े रहना, अपने दम पे ही आगे बढ़ना है। अब गवर्नमेंट को आप पे भरोसा है, आपको अब आप भी गवर्नमेंट पे भरोसा करोगे तो कैसे चलेगा? देखो, मैं सही मायने में विकसित भारत तभी कहूंगा जब हमारी गवर्नमेंट विकसित हो जाएगी, है ना। वो इस लायक हो कि ऑस्ट्रेलिया जैसे बोले कि कोविड आया था तो ऑस्ट्रेलिया के मेरे क्लाइंट थे, उन्होंने कहा कि अरे राहुल वी डोंट आवर गवर्नमेंट इज वेरी सपोर्टिव, दे आर पेइंग अस $1,000 टू एवरी स्मॉल बिजनेसेस हु हैव लॉक्ड अप देयर स्टोर्स। या एग्जैक्टली 50,000 इंडियन रुपीज उसको महीने का यूं ही दे रहे थे कि आप नॉर्मल बेसिक मेंटेनेंस हो सकता है, क्योंकि रेंट आपका है, कुछ है, तो उस तरीके से मैनेज करने के लिए स्मॉल बिजनेसेस की बात करो, छोटे छोटे दुकानदारों को दिया। देखो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात, 50,000 रुपया बहुत बड़ी बात है। तो ये देखो, यहाँ 18 साल का लड़का होता है उसको अलाउंस देना शुरू कर देते हैं, अनएम्प्लॉयड है तो। बिल्कुल, देखो नो डाउट हम 140 करोड़ की पॉपुलेशन है, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट स्टिल अभी इम्प्रूवमेंट की बहुत गुंजाइश है। मुझे लगता है कि चलो ठीक है, अनएम्प्लॉयड को हम फ्री में खाने की आदत डालेंगे तो शायद वो कुछ करना नहीं चाहेगा। हाँ, बिल्कुल उसको ठीक बात कुछ है। करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। लेकिन अगर इंडियन गवर्नमेंट उन बिजनेस ओनर को सपोर्ट करे जो आपको करोड़ों रुपए का टैक्स लाकर दे रहे हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इनकम टैक्स, चलो उस पर तो आपका पूरा हक है, लेकिन आज मैं और आप बैठे हैं, आज हम और आप बैठे हैं, तो गवर्नमेंट का अभी फिलहाल कोई फायदा नहीं हो रहा। द मोमेंट आई टेल यू कि अभिषेक जी मेरे से 1 लाख की एक वेबसाइट बनवा लीजिए, प्रमोशन करा लीजिए हमसे, तो गवर्नमेंट को 18,000 रुपए का फायदा इमीडिएट होगा। इमीडिएट अभी आपने बोला राहुल जी हाँ मैं बनवाऊंगा, तो आपसे 1 लाख प्लस 18,000 जीएसटी आया। हमारे एक सोच में परिवर्तन होते ही, जैसे ही आपने मुझे पैसा डाला तो 18,000 पहले मोदी जी को दिया कि देश चलाओ आप अच्छे से। बिल्कुल ठीक बात है ना। अब इस प्रकार से मैंने 18,000 रुपए कमा के दिया, अब 1 लाख में जो इनकम होगा उसमें प्रॉफिट में भी दूंगा टैक्स 25%, बिल्कुल ठीक बात, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो ऐसे देने वाले बिजनेस ओनर को आपको नहीं लगता कि जब उनको कोई तकलीफ हो, समय एक जैसा नहीं रहता, मार्केट इतना अनसर्टेन है, कभी अप कभी डाउन, कभी कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई, तो गवर्नमेंट को ऐसी स्कीम नहीं लानी चाहिए कि भाई एक गारंटी स्कीम कि तुमने अगर इतना करोड़ का, इतना लाख का मुझे अगर टैक्स ला के दिया है जीएसटी के माध्यम से, तुमने मेहनत की और मुझे टैक्स ला कर दिया,
तो कुछ इसका इतना परसेंट की गारंटी तुम्हारी बनेगी सपोर्ट ऐसे समय में सब्सिडाइज्ड या लो इंटरेस्ट या इंटरेस्ट फ्री ऐसा लोन मिले तो बिजनेसमैन कितना देखो अच्छा आगे जा बहुत सकता अच्छी सोच है राहुल जी। मैं आपको एक बात बताता हूँ कि आज के टाइम पे गवर्नमेंट पता है एनर्जी कहाँ पे, वो जो लोअर क्लास और जो धीरे चलने वाले हैं उनको सपोर्ट करने में लगी हुई है और अपनी चाल धीरी कर ली है, रादर देन वो उनके साथ चले जो कि बिजनेस ओनर्स हैं। अगर उन बिजनेस ओनर्स को आपने बढ़ा दिया तो ऑटोमेटिकली वो और क्लास पैसा आएगा, जो नौकरी क्रिएट करेगा, उन्हीं को पाल उनको लेगा। ऑटोमेटिक, और आपका जो ये फ्री बीज का जो कहानी है वो भी खत्म हो जाएगी। जिन लोगों को आप 1,000 रुपए महीने का दे रहे हो, हाँ। 2,100 रुपए 2,500 रुपए, ये एंटरप्रेन्योर उनको 25,000 महीने का दे सकता है, 15,000 महीने का दे सकता ये है। सोच जिस दिन डेवलप हुई उस दिन काफी कुछ डेवलप होने वाला है। परंतु इसके लिए आपको एक सिस्टमेटिक प्लान लाना पड़ेगा और आपको टैक्स वाइज करके, पेनल्टी वाइज के रादर देन इंसेंटिव वाइज करना चाहिए आपके सिस्टम को। अगर आपने राहुल जी 1 लाख टैक्स दिया मेरे को साल भर में, आपको इस क्लास के हॉस्पिटल में फ्री फैसिलिटी है, फिर आप देखो क्या रेवेन्यू आता है। आप देखिए, आप रोक ही नहीं सकते। अगर आपने 10 लाख दे दिए, आप मान के चलिए आपकी सीधी रीच होगी इस पर्टिकुलर हॉस्पिटल में विदाउट एनी वेटिंग। आप सोचो, आप खुद चाहेंगे कि भैया मेरे को ऑटोमेटिकली जब मैं टैक्स पे कर रहा हूं, मेरे को सुविधाएं मिल रही है, मेरे को लाइन में नहीं लगना पड़ रहा, एम्स में मेरा फ्री इलाज होगा। आप क्या समझिए, बात है, क्या बात है। तो मजा आ जाए ना, बिजनेसमैन बोलेंगे और टैक्स देते हैं हाँ, यार। और टैक्स दूंगा। राहुल जी बोलेंगे जी कोई चोरी नहीं करेगा, हाँ, कोई बिल्कुल, कैश बिल्कुल, में डीलिंग नहीं करेगा, बिल्कुल। जो बोलता है ना जीएसटी नहीं दे बिल्कुल। सकता जी, कैश में ले लो। राहुल जी अभी पूछ रहे हैं कि अभिषेक जी सब्सिडी कौन सी है, फिर पूछेंगे अभिषेक जी 50 लाख टैक्स देने पे कौन सी स्कीम मेरे को ज्यादा बढ़िया लगेगी, बताओ। मैं कमा के टारगेट अचीव, मतलब टारगेट पे काम करेंगे बिजनेसमैन। बिल्कुल, अगर ये टारगेट इंसेंटिव देना चाहिए ना, बिल्कुल जैसे ठीक सेल्स में हम अपनी टीम को देते हैं, इतना करोगे तो इंसेंटिव हाँ। मिलेगा। कभी हम अपने नॉन परफॉर्मर को इंसेंटिव देते हैं क्या? हाँ बिल्कुल सही बात है, कभी नहीं देते। कभी नहीं देते। लेकिन यहाँ पे तो यही हो रहा है, यही हो रहा है। कि जो एग्जैक्टली, ये performer बहुत बड़ी है, बात बोली आपने कि performer जो है, नॉन परफॉर्मर है उनको पैसा दिया जा रहा है, किन से लेके, जो परफॉर्मर है। हाँ। इस साथ ही साथ अगर ऐसा बैलेंस बनाया जाए, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि भाई जो बीपीएल में है उनको मत दो, उनको बिल्कुल सपोर्ट सही करो, बात है। बिल्कुल उनको फाइनेंशियली, मैं फिर आता हूँ राहुल जी, आपकी बिल्कुल ठीक बात, मैं बीच में काट भी रहा हूँ। आप उनको एजुकेशन दो, आप उनके ट्रेनिंग सेंटर बनाओ, रादर Skill देन बनाओ। हाँ स्किल सेट डेवलप करो, Job रादर ready देन आप कह रहे हो जी इनको आटा वाटा फ्री देने दो, ये केवल वोटिंग के काम आएंगे, इनको बस वही रखो। तो क्या है, आप अपने लिए और मुसीबत मोल ले रहे हो। इस पॉडकास्ट में मेरे कौरव जी का नाम लेना चाहूँगा, जो हमारे क्रिएटिव हेड है। उन्होंने मुझे एक लाइन, कभी मैं बात कर रहा था तो उन्होंने एक लाइन बोली थी जो अभी परफेक्ट सेट होता है। एक चाइनीज प्रोवर्ब है कि अगर किसी को आप फिश दोगे तो डेली देना पड़ेगा, रेदर देन उसको फिशिंग सिखा दो। हाँ, वो अपने आप वो दूसरों को अपने देगा, से वो जाके वो फिश भी पकड़ेगा, दूसरों को बेचेगा भी, आत्मनिर्भर भी बन सही जाएगा। बात, 4 सही खाने बात, के लिए सही पकड़ेगा, बात। 40 बेचने के लिए सही खरीदेगा। बात है, बिल्कुल तो ठीक हमारी गवर्नमेंट अभी फिश दे रही है, फिशिंग नहीं सिखा रही है। बिल्कुल ठीक बात। तो ये अच्छे दोस्त की पहचान तो बिल्कुल भी नहीं है। पर लेट्स होप फॉर द बेस्ट। समय आएगा, समय हम उम्मीद तो अच्छी कर सकते हैं। हाँ, देखिए मैं सपोर्ट करता हूँ अच्छे स्कीम्स को, लेकिन ये ऐसी चीजें हैं जहाँ पे ना इसको देश में इस तरीके से नहीं लिया जाए कि अगर कुछ इम्प्रूवमेंट के स्कोप को बताया जाए तो एंटी गवर्नमेंट ना सोचे। हाँ बिल्कुल ठीक बात ये है। भी एक अलग धारणा बन देखो गई है। हाँ ये तो देखो हर कहीं रहेगा, विपक्ष अपना काम करेगा। हाँ, पर ठीक है, आपको सुनना नहीं है, वही बात है कि आपने अपनी कमियों को भी सुननी पड़ेगी। नहीं, कमियां तो सुननी पड़ेगी, है ना? पर हर एक में कमी नहीं हो सकती। हाँ, हर एक चीज में कमियां तो सुननी पड़ेगी, उससे सीखना भी पड़ेगा, आगे भी बढ़ना पड़ेगा। क्या हमेशा हार्डवर्क से सक्सेस मिलती है, पैसा बनता है, या ये भी एक प्रकार का झूठ है? जी देखो, आप देखो आपके ऑफिस का एग्जांपल लेते हैं। हार्डवर्क मेरे ख्याल से जो पियून होगा वो हम में से सबसे ज्यादा काम करता होगा। सुबह आता है, कॉफी भी बनाता है, चाय भी देता है, झाड़ू पोछा भी देता और हम उसको कई बार डांट भी देते हैं, वो सबकी सुनता भी है। जादू की झप्पी भी कई बार हम दे देते हैं, ठीक है, पर हम इतने व्यस्त रहते हैं आजकल, वो भी भूल गए हैं। करेक्ट। तो देखो हार्डवर्क तो वो भी करता है, पर यहाँ बात हार्डवर्क की नहीं। आप सुबह से शाम तक लगे हैं और फिर 30,000 रुपए आप लेके आ रहे हैं। दिस हार्डवर्क, आप स्मार्ट वर्क पे जा रहे हैं, आपको पता है आपको क्या टारगेट अचीव करना है। दैट इज द स्मार्ट वर्क। आप सुबह उठ रहे हैं और आपको पता है जाना है, फिर आना है, फिर जाना है, फिर आना है, ये हार्ड वर्क है। स्मार्ट वर्क वो है, आपका ऑब्जेक्ट डिसाइड है कि आज मेरे को इतना टारगेट है, अचीव करना है, और मेरे को एक कंपनी बिल्ड करके कम से कम 1000 लोगों को रोजगार देना है।
यू आर थिंकिंग फॉर दैट टारगेट, नॉट योर डेली रूटीन। हार्डवर्क में वो डेली रूटीन पे ही सिमट के रह जाएगा कि भैया जाना है, काम करना है, फिर सुनना है, जाना है, करना है। तो मैं हमेशा यही कहूंगा, जरूर हमें एक्चुअली ये भी एक मिथ है कि हार्डवर्क इज द की ऑफ सक्सेस। ये एक्चुअली हमें ऐसा ही सिखाया जाता है जब हमारी अपब्रिंगिंग होती है, लेकिन ये नहीं सिखाया गया किस तरीके से कहाँ मेहनत करनी है। बिल्कुल ठीक, मेहनत जरूरी है, पर उसको आगे आपने हार्ड लगा दिया तो बंदा ये सोचता है जी हार्डवर्क ही सब कुछ है, और वो करता रहता है, सक्सेस नहीं मिलती। वहाँ फिर बहुत सारे मायने हैं, बहुत सारे कई चीज़ें हैं जो हमें इस चीज़ को बता, हम उस पर बहुत ज़्यादा जाएंगे तो मेरे ख्याल से पॉडकास्ट फिर हार्डवर्क और स्मार्ट वर्क पे ही रहेगा। बट स्टिल आपको समझना पड़ेगा कि हमें स्मार्ट वर्क करना है, हमें ऑब्जेक्ट ध्यान में, मैं फिर कह रहा हूँ फोकस्ड है। एक आदमी सक्सेसफुल, आज आपके सामने अगर ठेले वाला है और वो आपको पकौड़ी बना के खिला रहा है, उसको ऑब्जेक्ट पता है कि मेरे को पकौड़ी से पैसा कमाना है और मेरे बच्चों को पढ़ाना है, ही इज वेरी सक्सेसफुल बिकॉज ही अचीविंग द ऑब्जेक्ट। हाँ, ऑब्जेक्टिव उसने क्या सोचा था उसको पूरा कर पाया, तो सक्सेसफुल हो गया। सक्सेसफुल है। हाँ। अब आप आ रहे हैं सुबह, आपको पूछे जी ऑब्जेक्ट, जी जा रहा हूँ सुबह, कमा रहा हूँ, आ रहा हूँ, जा रहा हूँ, कमा रहा हूँ, आपको यही पता नहीं कि आपको करना क्या है, आप कभी सफल नहीं बन सकते। करेक्ट। अच्छा, रिच डैड पुअर डैड की हमने बात की थी, तो उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन दिमाग में आया है। जो इंडिया में जनरली इंडियन पेरेंट्स उस तरीके से फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं देते अपने बच्चों को, तो कौन सा ऐसा फाइनेंशियल मिथ है जो इंडियन पेरेंट्स अपने बच्चों को देते हैं? जी देखो, फाइनेंशियल मिथ की बात करोगे, मैं वही कहता हूँ, एक सबसे बड़ा आपको मैं बताता हूँ, आपने भी सुना होगा कि पैसे पेड़ पे नहीं लगते। करेक्ट। हमें ये बताया जाता है भाई साहब हार्डवर्क करना पड़ेगा आपको। हम हमारे जहन में, एक पूर्व प्रधानमंत्री ने भी संबोधित किया था देश को ना, तो उन्होंने बोला था पैसे पेड़ पे नहीं उगते। तो हमारे दिमाग में देखो, मैं क्या कहता हूँ, आपकी सोच आपको बड़ा बनाती है। हमारे दिमाग में बचपन से आप किसी पेड़ के सामने, जैसे हमने वो देखी थी तारे जमीन पे, वाकई में सत्य है। आपकी मेंटलिटी डिसाइड करती है कि आप कहाँ जाएंगे। आपको अपब्रिंगिंग, आपको शुरू से बचपन से 20 साल तक की पैसे पेड़ पे नहीं लगते, हार्डवर्क इज द की ऑफ सक्सेस, तो आप मान के चलिए हमको ऐसा ही लगेगा पैसा कमाने के लिए बहुत मेहनत करनी है, जबकि पैसे पेड़ पे लगते हैं। कैसे लगते हैं? कहाँ मिलता है ये पेड़? देखो, मैं फिर वही कह रहा हूँ, आप हैं, कोई भी हो, किसकी, हमने साथ साथ जर्नी शुरू की, यहाँ आपकी फिर काम आती है, आपकी स्किल सेट काम आता है, आपका एटीट्यूड काम। देखो, इट्स अगेन ए कॉम्बिनेशन। बोलते ना पेड़ की कई शाखाएं होती हैं, तो ये शाखाएं हैं जो आपको भरपूर फल देती है। आपको सोचना पड़ता है, इतना समय आपको आधे घंटे सुबह उठ को अपने लिए देना पड़ता है कि मेरा आज का ऑब्जेक्ट क्या है। आप देखिए कितने लोग होंगे जो ये पॉडकास्ट भी सुन रहे हैं। मैं व्यूअर्स को पूछता हूँ, आप कमेंट में जरूर डालिएगा कि आप में से कितने लोग हैं जो सुबह उठ के आधे घंटे अपने आप को देते हैं और अपना टारगेट बनाते हैं कि आज मेरा ऑब्जेक्ट ये, 1 साल बाद ऑब्जेक्ट। आप ईमानदारी से लिखिएगा, ताकि राहुल जी जब अपनी पॉडकास्ट में दोबारा आए तो उस स्टेटिस्टिक्स को लेकर आए कि भाई ये वाकई में ऐसा था। हाँ, अच्छी बात है, जानते सभी है, अप्लाई नहीं करते अपनी लाइफ में। ये मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है राहुल जी। बिना प्लानिंग के बाद दे राम एकदम युद्ध में लग जाते हैं। बिल्कुल। आज आप एक एग्जांपल लेता हूँ। आप किसी जहाज को समुद्र में ले जाके पायलट, या तो बिना पायलट के, या पायलट को आपने बिना पायलट के छोड़ दिया, उसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, आपको क्या लगता है 100 बार अगर आपने किसी पर्टिकुलर बंदरगाह से छोड़ा तो कितनी बार अपनी ऑब्जेक्ट तक पहुंचेगी? कोई नहीं है, ना पायलट है ना कुछ है, कैप्टन नहीं है, कोई नहीं है इसके अंदर। आपने चला दिया, वो कभी नहीं पहुंच सकता, कभी नहीं पहुंचेगी थी। बिल्कुल, क्योंकि तूफान कैसा आ रहा है, किधर मोड़ना लेफ्ट है, किधर राइट है, कई बार वो सब कुछ देखना पड़ता है, तब जाके अंत तक। समुद्र के लहरों में बिना कैप्टन के तो नहीं हो सकता। उसी तरीके से हमारी लाइफ है। आप अपनी लाइफ को ऐसे नहीं छोड़ सकते। स्पीड कम ज्यादा कब करना है हमें सोचना होगा ना। आप ऐसे नहीं छोड़ सकते। आप अपने दिमाग को कि भाई अब जो जहां जाना है चला जा। आप अगर उसको टारगेट दो, पायलट को क्यों बिठाते? क्योंकि उसको ऑब्जेक्ट दिया जाता है कि भैया तेरे को आज वहां पे पहुंचना है। वो पहुंचाता है। 100 में से 99 टाइम वो वहां पहुंचेगा। एक बार ठीक है, डिले हो सकता है, कुछ भी। उसी तरीके से अगर आप ऑब्जेक्ट के साथ है तो आप, मैं फिर कहता हूं, अगर ईमानदारी से आप ऑब्जेक्ट है, यूथ जो सुन रहे हैं, मैं उनको फिर कह रहा हूं, अगर आप ईमानदारी से ऑब्जेक्ट पे काम कर रहे हैं, आप 100 में से, मैं 99 नहीं कहता, 90 बार वहां पहुंचेंगे। परंतु आप बिना ऑब्जेक्ट के हैं, आपको पता नहीं है क्या है, तो आप कहीं नहीं जा सकते। जैसे जैसे लोगों की इनकम बढ़ती है, वैसे वैसे नंबर ऑफ EMIs भी बढ़ रहे हैं, तो ये इंडियन यूथ को कैसे किल कर रहा है? क्या ये अच्छा है?
मेरे को लगता है राहुल जी आपने बहुत R&D की है, क्वेश्चन ऐसे लेके आ रहे हो जो वाकई यूथ को टच कर रहे हैं। जी। आपने जैसे जैसे EMI बढ़ रही है, देखो क्या है प्रॉब्लम, क्या है, हम एक जमाना था जब हमें सोने की चिड़िया कहा जाता था, कोई जानता भी नहीं था कि पैसा उधार लेना क्या होता है। और आज का समय ऐसा है कि किसी को बैंक में नहीं है, वो बोरोड मनी पे काम कर रहा है, और आज को इसको स्टैंडर्ड भी समझा जाता है। स्टैंडर्ड बड़े लेवल पे तो ठीक है, उसको पता है पैसे लो पब्लिक से या बैंक से लो और भाग जाऊं। हाँ। अब होता क्या, लोग स्टैंडर्ड देखते हैं, विजय माल्या बहुत बढ़िया है, हाँ, आप समझिएगा। अब वो यूथ क्या हुआ, मिस इंटरप्रेट किया उसको, बोला जी साहब बोरोड मनी है। विजय माल्या एक अलग लेवल का गेम वो था, और वो जानता था उसका सब। अब आज मिडिल क्लास अगर उस फिलोसफी, आप सोचो मिडिल क्लास उस फिलोसफी को फॉलो करता है तो कहाँ जाएगा वो? कहाँ जाएगा वो? कहाँ उतने बोरोइंग मनी भी नहीं मिलेगी जिससे वो भाग भी सके। हाँ, और कहाँ तो वो तक तो भागेगा? जिंदगी काटेगा तो आप बस सोचो, ठीक वो से। EMI ले ली, बोरोड मनी है, वो सोचेगा भी भागने का, तो उसका कहाँ आसपास भागेगा? सराउंडिंग इतना है, बच्चे बीवी सब, तो वो जा ही नहीं उलझा हुआ है पाएगा। वो। और अल्टीमेटली आप रोज खबरें सुनते होंगे कि ही और शी कमिटेड Suicided। सुसाइड। बर्डन जब ज्यादा आ जाता है तो वो कहीं ना कहीं तो फटेगा। तो या तो आप ऐसा हो विजय माल्या जैसे बनो, उस लेवल पे काम हो सकता है, अदरवाइज तो अब मिडिल क्लास की सबसे बड़ी दिक्कत ये EMI पे काम चल रहा है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये भी है कि इंडियन पेरेंट्स नहीं रोकते अपने बच्चों को। जैसे अगर कोई स्मोक कर रहा है तो पेरेंट्स रोकेंगे स्मोक मत करो, ड्रिंक कर रहा है तो बोल रहे हैं कि ड्रिंक मत करो, ये गलत बात है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, ये मैं मानता हूँ। लेकिन जब EMI पे, जैसे अभी नई नई सैलरी बढ़ी, जैसे ही इनकम बढ़ी, तुरंत बोला फ्लैट चेंज करके मैं बेटर फ्लैट में जाना चाहता हूँ, हायर रेंट देना चाहता हूँ, एक और कार खरीदना चाहता हूँ या पहली कार खरीदना चाहता हूँ, तो इंडियन पेरेंट्स नहीं रोकते हैं कि आप अभी मत खरीदो, अभी पैसा कमाओ, जब हो इंटरेस्ट फ्री लोन लेना, यानी लोन मत लेना, कैश में देके लेना, जब सरप्लस हो, साल 2 साल और पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे चल लोगे तो क्या बिगड़ जाएगा। तो इसी होड़ में कि दूसरे बच्चे कार से घूम रहे हैं, पड़ोसी शर्मा जी का बेटा कार से घूम रहा है तो तुम पैदल चलते हो, तो हमारे सोसाइटी में बेइज्जती होती है, और सब मिल के पूरे परिवार मेंबर, वैसे भी गॉट अ न्यू फैमिली मेंबर, और करके कार का फोटो सोशल मीडिया में जाएगा और लगेगा हम तरक्की कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली वो लोन की कार है, आपके पैसे नहीं दिए आपने, वो बैंक की कार है। राहुल जी वैसे आपने जो ये बात बताई, सोल्यूशन भी आपने, जवाब भी इसी में दिया। हम हमारे सराउंडिंग ऐसी सिचुएशन, ऐसी परिस्थितियों से घिरे हुए हैं कि हम बाहर नहीं निकल सकते। आप एक जो होड़ लगी है, जो आप बात कर रहे हो, आज उसकी वो नहीं भी लाएगा तो बीवी रात को बोलेगी। आप समझिएगा, मैं ये नहीं कर रहा, किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, लेकिन हो सकता है बीवी काम नहीं करे तो हस्बैंड भी बोल दे, वाइस वर्सा, स्पाउस बोल सकते हैं। फेमिनिस्ट वाले ना झंडा लेकर आपके ऑफिस के सामने खड़े हो जाएंगे, सारी बीवियों के बदनाम हाँ, तो मैं पहले क्लैरिफाई कर घर में भी है कि याद रहे। होम मिनिस्टर है भैया, हम सबके होम मिनिस्टर घर पे है। तो मैं वही कह रहा हूँ कि आपको समझना पड़ेगा, और वही बात है कि आप जब सराउंडिंग इस तरीके से हो जाते हो तो आप कहीं रह ही नहीं सकते। आप सोसाइटी में जाते हो, आप अपने, होता क्या है, आप अपने आप को हीन समझने लगते हो, कंपेयर करने लगते हो, डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट हो जाता है। कंपैरिजन ही सारे विवाद की जड़ यही है ना, कंपैरिजन। बिल्कुल ठीक बात है। तो यहाँ से आपको डिसाइड करना है, या तो कंपैरिजन नहीं करना। और देखो, एक लिमिटेड आपको लगता है, आप एक पर्टिकुलर परसेंटेज तक EMI लेते हो कि भाई मेरे सैलरी का 30% EMI 20% जा रहा है, दैट्स फाइन इनफ। 30% 20% ठीक है, हाँ, भाई फाइन इनफ है। क्योंकि देखो, आज आप घर लेने जा रहे हो तो नॉट पॉसिबल कि मैं 1 करोड़ देके सीधा घर ले लूं। हाँ, तो वहां ये तो देखो सुविधा है आपके पास, पर सुविधा कब समस्या में बदल जाए समस्या ये आपको समझना होगा। हाँ। आपने पता लगा 70%, अब आप 30% घर में लेके आ रहे हो, 70% EMI में दे रहे हो, ये डेंजर है, ये डेंजर है। अब इंसान इसमें उलझ के रह जाता हाँ, है। फिर वो उसके लिए जहाँ किसी भी सिचुएशन में ना वो जॉब स्विच करने का, रिस्क लेने का सोच ही नहीं सकता। अगर वो जॉब छोड़ के एंटरप्रेन्योरशिप में जाना चाहता है, सोच नहीं सकता। 70% की EMI है, कहाँ से देगा? घर से निकाल देंगे, गाड़ी में उठा के ले जाएंगे, हम रोड पे आ जाएंगे। बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। यही सी कश्मकश में हमारा, मान के चलिए 80% युवा नौकरी नहीं छोड़ पाता। नहीं, आज हर कोई बंदा ये चाहता है कि मैं मेरा बिजनेस करूं। आपको ये विशियस जो सर्किल है, इसको जिस दिन आपने ढंग से समझ लिया, तब आप उससे बाहर आ जाओगे। दैट इज कॉल्ड द फाइनेंशियल फ्रीडम।
जो मैं आपको बता रहा था, एक बुक आ रही है फाइनेंशियल लिटरेसी पे, तो उस अच्छा। पे मैंने इसी जो के नेक्स्ट ऊपर बात बुक, की है? हाँ इसी पे बात की है। क्या तो बात है? कुछ ही दिनों में रिलीज भी होगी, हो सकता है आपके सामने बैठूंगा जिस दिन आप आदेश देंगे पॉडकास्ट के लिए उस जी दिन चलिए ठीक है, उसको डिकोड करेंगे, उसको उस book डिकोड को, करेंगे, है ना? बिल्कुल ठीक है। होम लोन वर्सेस रेंटिंग, क्या सही सेंसिबल डिसीजन होगा इंडियन यूथ के लिए? देखो, ऐसा कई बार जब हम फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं तो ऐसे क्वेश्चन आते भी हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है जब आप घर लेने जाते हो, दैट इज इमोशन। वहां पे फिर आपकी कैलकुलेशन काम नहीं करती। इमोशनल, हाँ, जहाँ इमोशन Decision. आ गया, हाँ, जहाँ दीवारें बोलने लगती है, आप जी, समझ रहे हो, हाँ, वहां फिर आप रेंट की तरफ नहीं जाते। हाँ, वहां आप फिर एक वो हम बोलते हैं घर ना होके फिर मंदिर बन जाता है। जहाँ इमोशन है, फिर वहां मैं फिर यही कहूंगा कि आपका खुद का होना चाहिए। योलो यो घर ले लो। हाँ, ले लो, यो लो, ले लो। हाँ, और बाकी अदरवाइज तो देखो, आज की कैलकुलेशन ऐसा है, आज जो ट्रेंड डिफरेंट हुआ है, हाँ, यूथ ये चाहता है कि हम रेंटेड पे रहे। हाँ, और इसका एक बहुत बड़ा कारण भी ये रहा कि उसका सर्विस का स्विच ओवर बड़ा अनडिसाइडेड होता है कि आज मैं पूरा पैसा लगाऊं, फर्नीचर लगाऊं, सब कुछ इन्वेस्ट करूं, और पता लगा कि मेरे अगले साल चेंज हो गया। मन किया दिल्ली छोड़ के मुंबई जा। हाँ, तो वो वहां फिर उसका जो इमोशन टच है, इतने पैसे लगाए, वो मूव भी नहीं करना चाहता, फिर वो कहीं ना कहीं अपने आप को हो सकता है प्रमोशन को भी रोक ले। हाँ, हाँ, एक कैलकुलेशन ये बोलती है जब हाँ इमोशन टच होता है। दूसरा, अगर आप मेरे को वैसे बोलोगे, प्रोफेशनली एडवाइस की बात करते हो, तो देखो फिर तो रेंटिंग लेना ज़्यादा बढ़िया। आपने जैसा चाहा, जैसा घर चाहा आपने लिया, बाकी जो बच रहा है वो आपने इन्वेस्टमेंट करके रखा है, उससे जो आ रहा है इन्वेस्ट से, उससे आप रेंट दे रहे हो। हाँ, हाँ, उस पैसे को अगर आपको पता है कि कहाँ इन्वेस्ट करके हाँ, उससे ज्यादा मनी रिटर्न ले हाँ, सके जितना आप रेंट रेंट दे रहे हो, तो then this इट्स is a ऑलवेज wider बेटर टू decision. हैव रेंटेड प्रॉपर्टी Rented property. एज योर हाउस। लेकिन जिनके पास उतना इनकम नहीं है, लेकिन वो ये सोच रहे हैं कि मेरा रेंट देने से बढ़िया है ईएमआई चला जाए और थोड़ा इंटरेस्ट भी जाता रहे, और मुझे पता है कि इसी शहर में हमेशा रहना है ज्यादातर। हाँ, तो फिर वहाँ देखो, ये फिर सब्जेक्टिव मैटर है। वहां पे फिर वो कैलकुलेशन भी की जा सकती है कि भैया मेरे को जाना नहीं है, मैं यही हूँ। और खास तौर पे आप देखिए, जो बिजनेसमैन है उनके सबके घर है। मतलब ये जो कैलकुलेशन आप देखो, रीजन क्या, कि उनको पता है मेरे को यहीं रहना है। हाँ, तो वो अपनी पूरी मेहनत से, शिद्दत से, बड़े प्यार से एक एक ईंटें बनाता है, एक एक ईंटें लगाता है। अच्छा, बिजनेसमैन की सोच होती है पहले दुकान या पहले मकान? वो पहले दुकान लेगा, दुकान से मकान बनाएगा, कई मकान बना लेगा, हाँ, है ना? तो बिल्कुल ठीक बात पहले दुकान लेना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा, ये तो अगर आप बिजनेसमैन हैं। हाँ। और वैसे भी अगर आप इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो ये ऑलवेज प्रेफर गो फॉर द कमर्शियल प्रॉपर्टी इफ यू वांट टू इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट। तो लैंड है, उसका अप्रिशिएशन बड़ा अच्छा होता है, वो एक पर्सपेक्टिव है। और अगर आप रेजिडेंशियल और कमर्शियल की बात करोगे तो मैं हमेशा प्रेफर करूंगा रेंटल इनकम भी बेटर हाँ, है। कमर्शियल, क्योंकि उसका रिटर्न जो है वो काफी अच्छा आता है एज कम्पेयर टू रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी। क्रेडिट कार्ड हमें वेल्थ की तरफ ले जाता है, बेटर वेल्थ की तरफ या पॉवर्टी की तरफ, क्या है ये? जैसे कोई कमाना शुरू करता है ना, वो तुरंत सोचता है कि मेरी सैलरी अगर 50,000 है ना, तो मेरे पास ना 1 लाख रुपए लिमिट का क्रेडिट कार्ड आ जाए, अब मैं 1.5 लाख कमाता हूँ, उसकी सोच है ये। देखो, फिर वही बात है कि अगर आप एक लिमिट तक सब चीजें करते हो, फाइन इनफ, वो आपके लिए सुविधा है, मैं फिर कह रहा हूँ। फिर वो लिमिट क्रॉस हुई तो फिर वो समस्या बन जाती है। फिर आपने कई देखा होगा, मेरे भी कई जैसे ये होते हैं ना, वोकिन कई असेसीज आ जाते हैं, उनमें से कई तो ऐसे होते हैं, उन्होंने एक क्रेडिट कार्ड का पेमेंट दूसरे क्रेडिट कार्ड से, दूसरे का तीसरे से वो दे देते हैं, बीच में घुमा रहे इधर से उधर उधर, और नोटिस आ रहा है, भाई साहब आपने ट्रांजैक्शन कर लिया 1 करोड़ का, उसके पैसा कुछ बचता नहीं। रीजन क्या, वो घुमाता है कि भाई इस क्रेडिट कार्ड से लेके राहुल जी को दे दिया, फिर पता लगा उससे आया, उस क्रेडिट कार्ड में डाला, दूसरे क्रेडिट कार्ड से, तो वो इतना सर्किल हो जाता है कि स्पेंडिंग, और फिर अगर राहुल जी ने वापस नहीं दिया तो सीधा लाइन से कईयों का डिफॉल्ट होता है, और फिर वो उससे बाहर ही नहीं आ सकता, सिबिल खत्म, तो आपकी क्रेडिट वर्दीनेस खत्म। लेकिन वो क्रेडिट कार्ड के साथ आप कितना भी खेल लीजिए, अल्टीमेटली वो आपको 45 से 60 दिन का ही तो मोहलत देता है। हाँ, बिल्कुल ठीक है। 45 से 60 दिन के बाद तो आपको देने ही है। बिल्कुल देने हैं, पर वही मैं बोल रहा हूँ, अगर आपने तरीके से इस्तेमाल किया तो बहुत ही अच्छा है। होता है, कई बार मैं भी जाता हूँ, और कई बार ऐसा होता है कि भाई मेरे पेमेंट करना है, इमीडिएट मेरे पास बैंक में नहीं है, तो क्रेडिट कार्ड इज द बेस्ट ऑप्शन। एटलीस्ट डिफॉल्टर साबित नहीं होते, फिर पैसा आया हमने इसको भर दिया। तो वहाँ लेकिन अगर वो हैबिट ही बना ले तो बड़ी डेंजरस चीज है, क्योंकि क्या होता है आपको पता नहीं लगता, जब आप स्वेप करते हैं
हाँ, वहाँ आपको लगता है अरे बड़ा आनंद आया। आनंद है। और कब अकाउंट में जो पैसे दिख रहे हो लगता है इतने हाँ। हैं, लेकिन एक्चुअली पता चला कि बिलिंग डेट पे वो कट गए तो फिर खाली हो गए, अब मेरे पास तो है ही नहीं। वो एक मैसेज भी था कि जब फर्स्ट डे को अगले मंथ की क्रेडिट आता है तो योर अकाउंट इज क्रेडिटेड, बड़ी खुशी होती है। पर पता लगा 5 मिनट बाद ही EMI आना शुरू होता है, योर अकाउंट इज डेबिटेड सो मच, पता लगा 10,000 ही बचे 1 लाख में से। तो वो आपको डिसाइड करना है कि आप किस लेवल तक जा सकते हो, और अपनी क्रेडिट को आपको ही सिक्योर करके रखना है, अदरवाइज हालत खराब है। आजकल यूथ ना अपने एसेट्स को, लाइबिलिटीज को मेंटेन नहीं करता, फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं है, दूसरा अवेयरनेस भी नहीं है। तो उसके चलते क्या है ना, वो मतलब भाग दौड़ की जिंदगी में इतना व्यस्त हो चुका है कि उसको यही नहीं पता कि मैं महीने के कमाता जितना हूं उसमें मैंने कितने खर्चे पाल रखे हैं। तो आप उसको कैसे एक्सेल शीट में मैनेज करने का सजेशन देंगे? देखो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन राहुल जी, वाकई में आपने आउट ऑफ द बॉक्स जाके क्वेश्चन पूछा है। और आप देखो, मोस्टली जो हमारे यूथ हैं वो सैलरीड क्लास है जी। उनको ये पता है कि सैलरी आती है, फॉर्म 16 मिलता है, कोई बैलेंस शीट नहीं बनाता है। उनको ये मालूम नहीं है कि मेरी लाइबिलिटी कितनी है और मेरी एसेट कितनी है। और इसका मैं शॉर्ट टर्म में वो नहीं बता रहा, मैं लॉन्ग टर्म इफेक्ट देखना, इन केस किसी के भी कुछ ना हो। आप देखो किस तरीके से मिस हैपनिंग्स हो रही है। घर वालों को ही पता नहीं है कि एसेट कितनी है। आप समझिए क्या करेगा वो। हम बात करते हैं मंगल तक पहुंचने की, यहाँ हमारे जीवन में मंगल नहीं है तो आप क्या करोगे। तो यहाँ यूथ को बड़े, और आज के टाइम पे मेरे पास जितने भी बाहर के जैसे कई हैं जो अडोब से हैं, माइक्रोसॉफ्ट से हैं, जो सर्विस क्लास वाले जो एम्प्लॉई हैं अपने एसएससीज हैं, वो उनका सबसे बड़ा क्वेश्चन राहुल जी कि अभिषेक जी हमें ये बताओ कि विल कैसे बनानी। और आपके इस पॉडकास्ट के माध्यम से मैं जरूर कहूँगा, हम भी आ रहे हैं एक ऐप के साथ में जो आपको सिक्योर करेगी, बट स्टिल आप बिल्कुल फाइनेंशियल, पैसे होना बड़ी बात नहीं है, पैसे काम कैसे आएंगे ये आप जब सीख गए तो आप वाकई में फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ बढ़ रहे हो। अदरवाइज कोई सेंस नहीं आप पैसे कमा रहे हो। आजकल दिखावे का जमाना है, सोशल मीडिया है, यूथ शॉपिंग, ब्रांडेड प्रोडक्ट्स और खर्चे अपने जहाँ सस्ते रेस्टोरेंट में खाता था वो बड़े रेस्टोरेंट में खाना है, स्टारबक्स की कॉफ़ी पीनी है, सोशल मीडिया पे दिखाना है। तो ये दिखावे के होड़ में ना यूथ जो भी कमा रहा है वो सोचता है कि मैं जब 1 लाख महीने का कमाऊंगा तब इन्वेस्ट करूंगा, सेविंग करूंगा। तो सेविंग और इन्वेस्टिंग, नॉट जस्ट सेविंग, सेव ऐसी जगह पे करो जो ग्रो करे। तो वो कैसे इन्वेस्ट करे उसके बारे में प्लीज एक बढ़िया सजेशन दीजिए। नहीं राहुल जी, ये एक और जो हम कह सकते हैं आज की टाइम पे नीड ऑफ आवर है कि पैसा है, सेविंग में पड़ा है, आपके अकाउंट में 3% रिटर्न आ रहा है और उस पर भी फिर आपके 30% टैक्स लग रहा है। आप समझिएगा, तो क्या है, कुछ नहीं। आप एफडी ले रहे हैं 5, 5.5, 6%, उसमें 30% टैक्स जा रहा है। तो वो कुछ है नहीं, आप वेस्ट कर रहे हो। आप अपने यहाँ आपको पोर्टफोलियो डिवाइड करना पड़ेगा। आपके पास लैंड हो, थोड़ा सा देखो। आज अब मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। आज राहुल जी मार्केट में जाते हो, जूता खरीदना है, राइट, और आपको चश्मा खरीदना है। आप कितनी R&D करते हो। अब अभिषेक जी यार आप कौन सा जूता पहनते हो, चश्मा कौन सा लाना चाहिए, आजकल तो नए टेक्नोलॉजी के आगे कितनी R&D करते हैं। यही आपको सिर्फ रेबन का लूं या रेबन प्लस मेटा का लूं। वहां देखो आपने कितनी R&D करी जी। अब बात आती है पैसे को इन्वेस्ट करने की। आप ईमानदारी से बताइए आप कितने एफर्ट करते हो कि मेरे बैंक में अभिषेक जी पैसा पड़ा है, मेरे को आप रोज अभिषेक जी को फोन कर रहे हो, अभिषेक जी के पास आज तक खोल देंगे आपका जी। ये आपकी प्रॉब्लम नहीं है, एक एग्जाम्पल है, जनरल प्रॉब्लम है जी। तो ये लोग कुछ अच्छा खरीदने से पहले या कोई ऐसे लाइफस्टाइल एक्सेसरी या कोई भी अपने फिजिकल भौतिक सुख सुविधाओं की चीजों को खरीदने के लिए लोग बहुत ज्यादा रिसर्च करते हैं कि ये वाला लूं, ये वाला लूं, स्मार्टफोन लेना, आईफोन लूं, सैमसंग गैलेक्सी लूं, रिव्यूज देखे जाते हैं, कंपैरिजन देखा जाता है, सब कुछ देखा जाता है। लेकिन जो पैसा अकाउंट में ऐड जैसे क्रेडिट हुआ, मुझे किसी बच्चे को मान लीजिए 25,000 सैलरी आती है, वो 25,000 में क्यों नहीं सेव करता, मुझे वो गाइड करके बताइए कैसे करना चाहिए उसको। ये ना वेट करे कि 1 लाख की सैलरी होगी तभी मैं इन्वेस्ट करूंगा या सेव करूंगा। मैं आपको बताता हूं, मैं 2007 की बात है जब मैं इन्फोसिस में था, मेरी सैलरी 25,000 रुपए थी। उस समय एक इन्वेस्टर, मतलब इन्वेस्ट करवाने के लिए जो नहीं होते कि एजेंट आया, बोला यार अभिषेक जी कुछ तो, वो बड़ा बंदा 4-5 चक्कर काट चुका था। मैंने कहा यार बंदा इतना रेफरेंस से भी आया हुआ है, अगर थोड़ा सा भी अगर नहीं कराया 1,500 का भी तो अपनी इज्जत खराब हो जाएगी।
तो उसको मैंने 1500 रुपए की एक EMI करवा दी महीने की। महीने की। आप समझिएगा। हाँ। और आप विश्वास नहीं करेंगे राहुल जी, मैं तकरीबन 8-10 साल बाद होगा, समवेयर अराउंड, में जहाँ तक समझता हूँ 16-17 के आसपास, जब मैंने वो पैसे निकाले, तकरीबन 4.5 लाख रुपए मेरे को मिले। 4.5 या एक बार 5 में लाख जमा रुपए थे। होकर। आप सोचिए, वो आप रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हो, 1000 रुपए का बिल नॉमिनल, और आप ऐसे ही स्वेप करके आ जाते हो। तो क्यों ना आप स्वेप पे लगाए इन्वेस्टमेंट के लिए, ऑटो डेबिट पे। क्या बात है कि जितने भी सैलरी है उसमें से ऑटो डेबिट आपको सोचना नहीं है। 20% सेविंग में हाँ, डाल दो यार, बिल्कुल। और उसी में जिंदगी। अब ये मानो कि 25,000 सैलरी नहीं है, 20,000 सैलरी है। हाँ बिल्कुल। अपने आप को 10 साल बाद देखोगे तो ये कितना बड़ा वेल्थ बन जाएगा। पावर ऑफ एक्यूमुलेशन और कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग। आप ये आप PPF है आपका या PPF है, PPF में भी हम डालते हैं, सभी फाइलें बनी हुई है। 1.5 लाख तो जाना ही चाहिए साल का। अब कोई हो सकता है सर मैं 10,000 डालता हूँ, कुछ आता तो है नहीं, 10,000 पे क्या है, 6% रिटर्न मिलता है, Right. तो कितना आता है, 600 रुपए आता है क्या। पर आप समझ नहीं रहे, आप 10 साल तक डालते रहो उसको, उससे इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, फिर देखो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट। जब ये अमाउंट जब 5-7 लाख के ज्यादा होता है, तब आपको दिखता है यार हर साल मेरे को 70,000 रुपए टैक्स फ्री आ रहा है। फिर वो 70,000 ऐड होता है, फिर वो पता लगता है अगले साल 90,000 रुपए आया। तो ये जरूरी, आप ये मत सोचो मेरी 5,000 सैलरी है, ऑटो डेबिट पे डालो। आपने इन्वेस्टमेंट देखा, थोड़ा सा आपको, फिर मैं कह रहा हूँ आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो दिमाग लगाना पड़ेगा। आपने लगाया जी देखो शादी भी होने वाली है, तो क्यों ना सोने पे में 1,000 रुपए या 500 रुपए हर महीने जाए। आप देखो ना 5 साल बाद, 10 साल बाद, ये 500 रुपए में वैसे ही मल्टीप्लाई करता हूँ, एक साथ आपके सामने 2 लाख रुपए होंगे। आप इमीडिएट कोई भी सोने का आइटम ले सकते हो। आप वैसे ही 500 फिर दूसरे सेक्टर में डाला आपने। SIP कैसा SIP, हाँ बिल्कुल, आप SIP डाला। आपको पता है कि अभी सोलर का अच्छा है, सोलर पे डाल के छोड़ दिया आपने। फ्यूचर अच्छा है, AI का अच्छा है, कोई कंपनीज है उस पे डाल के आपने छोड़ा। आप लेट इट बी ऑटोमेट। आप सोचोगे, देखो एक आपके काम में इजीनेस होनी चाहिए। जो हैबिट्स की जो आप पीछे बुक देख रहे हो, इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपकी हैबिट्स ऑटो ड्रिवन होनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं आपको, ऑटो ड्रिवन होनी चाहिए। आपको हनुमान चालीसा आती है जी? कभी आपने ऐसे बैठ के उसको रटना सीखा जी, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, या हनुमान जी का तो जो सुनते सुनते ध्यान Exactly, में आ क्या गया। आपकी अगर ऑटो हैबिट है। अगर हनुमान चालीसा टीवी पे अगर लगा दिया प्ले में, तो आप उसके साथ साथ आप पूरा गा हनुमान सकते हो, right? चालीसा गा सकते हैं। अच्छा support अब आप लेके। बताइए, आप गाड़ी चला रहे हैं, आपका ध्यान है यार, अभिषेक जी को मैंने पॉडकास्ट के लिए बोला है, आपका गियर बदला जा रहा है। कभी आपने सोचा आप ऑफिस से घर तक जाते हैं कितनी बार गियर बदलते हैं, और डेलिबरेटली आप गियर बदल रहे हो? ऑटोमेटिक हो रहा है, हैबिट में बन गया वो तो। हैबिट में बन गया, ऑटो हुआ आपका। कोई अचानक से आया तो ब्रेक अपने आप लगता अपने है। आप आप इतना सोचते नहीं है। सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव है आपका। तो हैबिट आपकी ऐसी होनी चाहिए। आप बुक भी आप देखो कि मेरी गाड़ी में आपको 1-2 बुक मिलेगी, मैं सोता हूँ वहां पे भी बुक मिलेगी। क्यों? मैंने हैबिट्स को थोड़ा इजी कर दिया। अब अगर मेरे को बोले जी एक शेल्फ खोलनी है, उसमें से बुक निकालनी है, फिर पढ़ना है, मैंने जाने दो यार क्या करना है। हर जगह एक बुक रखो, दिख जाए सामने ही। ये आप जाओ ना बिग बाजार में, हाँ उन बिग बाजार कॉन्सेप्ट क्यों फेमस हुआ? आप लेने तो जाते थे कुछ और चीज, हाँ 10 और आइटम दिख रहा आपको है सामने दिखाई दे रहे हैं, सुपरमार्केट तो में। आप उठा लाए। ये एक वाकई में टेक्निक है जो अगर हम हैबिट्स में, आपको योगा करनी है, पता है प्रॉब्लम कहाँ थी यार? सुबह उठना है, मेट लानी है, ढूंढना है, जाने दो यार। आपको पता है सब एक जगह रखा हुआ, खाली उठ के आके आपको आना है। तो देखो इट्स क्वाइट इजी टू डू योगा, बिकॉज आपने हैबिट ऐसे सेट कर दिया ऑटो में। आपने जिस दिन इन्वेस्टमेंट को मजा हैबिट बना दिया आपने, तब आपको मजा आएगा। अरे यार यहाँ डालना है, ऑटो हैबिट है। फिर आपको वो हैबिट आपको एकदम, मैं कह रहा हूँ मजा आएगा। फाइनेंशियल फ्रीडम जब आप देखोगे कि 5-10 साल बाद आपको 50 लाख रुपए मिल रहे हैं, और लोग इस चक्कर में जो आप बोल रहे हैं जी मेरे तो मिलते ही 7,000 रुपए, में क्या सेविंग करूंगा? आप 500 रुपए डाल के देखिए हर महीने। और इसी पॉडकास्ट में मैं बोल रहा हूँ आपको, राहुल जी मेरा वो भी देंगे, एड्रेस भी देंगे, जो भी सोशल मीडिया है उस पर आप मेरे को 5 साल बाद आप 500 आज डालिएगा मेरे कहने से, और 5 साल बाद राहुल जी को भी बताइएगा और मेरे को भी बताइएगा कि वो क्या हुआ। ऐसे कई लोग हैं मेरे दोस्त जो 15-15, 20-20 साल से कमा रहे हैं, लेकिन जिनमें इन्वेस्टिंग मतलब एक दोस्त है रमेश, ये है सुरेश। रमेश पहले से ही इन्वेस्टिंग करता है, थोड़े थोड़े ही। 15 साल के बाद उसके पास एक अच्छा चंक ऑफ मनी इन्वेस्टेड है जो कि ग्रो करके बन जाता है। और दूसरा लाइफस्टाइल, महंगे लाइफस्टाइल में जी के बोलता है अभी तो मैं जिंदगी जीऊंगा, अभी मैं पैसा खर्च कर दूंगा तो मेरी कमी हो जाएगी। तो वो क्या करता है, वो खर्च नहीं करता है, और बाद में वो तंगी, प्रॉब्लम, लोन, EMI, यही चीज़ों में उलझा रहता है। तो सेविंग्स
हैबिट सही आप कह रहे हैं। हैबिट्स होनी चाहिए, सेविंग Habits होनी आपकी चाहिए saving हैबिट्स का। होनी चाहिए। और बिल्कुल आपको सेविंग में भी आपको पोर्टफोलियो, जैसा मैं बात कर रहे थे, आपका लैंड भी होना चाहिए, आपका एसआईपी भी होना चाहिए, आपका पीपीएफ भी होना चाहिए, आपका गोल्ड सिल्वर पे आपका भी गोल्ड invest सिल्वर हो। भी होना चाहिए। तो इस तरीके से आपको अच्छा, अगर आपको लगता है आप नहीं कर सकते तो फाइनेंशियल कंसल्टेंट आप ढूंढिए। आजकल इंटरनेट पे बहुत सारे फिनफ्लुएंसर्स हैं, तो वो कैसे, क्या वो ड्रीम बेच के पैसे कमाते हैं या एक्चुअली इन्वेस्टिंग करके पैसे कमाते हैं? अभी ये केस पकड़ा था कुछ दिनों पहले, हाँ, उसके यहाँ रेड हुई थी। हाँ, उसने लोगों को ये बताया कि आप शेयर मार्केट से कैसे पैसा कमा सकते हो। यू बिलीव उसने लोगों से कितना पैसा लिया? समवेयर अराउंड 350 करोड़, केवल सिखाने के लिए और स्टॉक जब- मार्केट में हाँ, शेयर ट्रेडिंग कैसे करें। और जब उसका पोर्टफोलियो खोला गया हाँ, तो वो खुद कई करोड़ के लॉस में था। आप समझ रहे हैं? ड्रीम्स बेचे जाते हैं राहुल जी, और कुछ नहीं। फिनफ्लुएंसर, आप देखो, मैं आपको ये कह रहा हूं कि आप बिजनेस कैसे कर सकते हैं, प्रैक्टिकल चीजें बनाओ, दैट्स फाइन इनफ। आप देखो फेसबुक पे जहां भी जाओगे आप, नॉर्मली आपको 5 टिप दिए जाएंगे और आप करोड़पति बन जाओगे। भैया तू क्या कर रहा है? हाँ, तू 100 करोड़ बनाना। हाँ, आप सीधा ये क्वेश्चन करो, भाई तेरी बैलेंस शीट भेज, दिखा किस में इन्वेस्ट किया था और क्या रिटर्न बनाया। हाँ, तो है क्या ये? केस स्टडी अपना नहीं दिखाते। केस स्टडी नहीं दिखाते, और दिखाएंगे भी तो आपको हो सकता है मॉडिफाइड और जो मैनिपुलेटेड वो दिखाएंगे, क्योंकि ये बहुत ज्यादा गेम बन चुका है। और हर कोई, इसका रीजन मैं बताता हूँ राहुल जी, हर कोई छोटे से पीरियड में इतना बड़ा बनना चाहता है। जब आप इस तरीके से दिमाग में रखोगे तो आपको कई ऐसे इन्फ्लुएंसर आएंगे जो आपकी कमाई पे ऐश करेंगे, आप ऐश करो या ना करो। तो यहाँ आपकी लिटरेसी जो है वो काम करती है कि हम किसके बहकावे में आ रहे हैं, समझना आपको पड़ेगा। ये भी अलग प्रकार का स्कैम है। स्कैम है, बहुत बड़ा स्कैम है। आप देखो ना, आज ये तो इन्फ्लुएंसर हुए, आज आपको आएंगे, हमारे भी कई प्रोफेशन में होते हैं कि हम आपकी प्रैक्टिस 20 गुना बढ़ा देंगे। ओके। और ये पैसे हैं। अब मैं ये पूछता हूँ, पहले तो उनको देखा जाए वो कितने गुना है। उन जैसे कई लोग एंटरप्रेन्योरशिप के मोटिवेशनल स्पीकर है, कोच है, लेकिन उनका खुद का कोई बिजनेस नहीं है। देखो वो आइडियाज देते हाँ, हैं, देखो वो अलग चीज ट्रेनिंग है, देते हैं। वो अलग चीज है। वो क्या कह रहे हैं वो आपको ये बताएंगे। जैसे मैं आज आपको ये बताता हूँ कि आपका बिजनेस का मॉडल मैंने समझा, मैं चार्जेस ले रहा हूँ आपको, और मैं बता रहा हूँ आप कहाँ आपके लुकीना है। लेकिन आपने अपनी कैटेगरी में बताया हाँ, कि भाई मैं फाइनेंस से रिलेटेड, टैक्सेशन से रिलेटेड, कंपनी फॉर्मेशन से रिलेटेड उन्हीं के टिप्स दे रहे हैं हाँ, और उनको आगे बढ़ा रहे हैं। हाँ, बिल्कुल ठीक लेकिन है। आप कंप्लीट बिजनेस ऑपरेशन को ही A to Z, सेल्स से लेकर मार्केटिंग से लेकर डिजिटल मार्केटिंग से लेकर हर चीज के विशेषज्ञ कैसे हो सकते हैं? नहीं, आइडिया नहीं। मैं फिर कहता हूँ ये होते हैं कंट्रोल्स। एक चीज और बताता हूँ, जैसे फाइनेंशियल कंट्रोल बनते हैं, इंटरनल कंट्रोल बनते हैं। आज बड़े स्टार्टअप, मैं बाद में अगर कहीं क्वेश्चन रहा तो बताऊंगा, बड़े स्टार्टअप इसलिए भी फेल होते हैं क्योंकि उनको इंटरनल कंट्रोल्स पे कंट्रोल ही नहीं होता। आज बिग बाजार इतना बड़ा ब्रांड आप देखो खत्म हो गया। रीजन क्या? उनके प्लीफरेज इतने थे, उनका स्टॉक पे कंट्रोल नहीं था। इंटरनल कंट्रोल आया कहाँ गया उनको खुद को मालूम नहीं था, खत्म हो गया। कोई बढ़िया सिस्टम नहीं बनाया इन्होंने। सिस्टम बनाना, आपके बिजनेस को समझना कि आपको ईआरपी लाना पड़ेगा। राहुल जी, मैं अगर आपको एडवाइस दे रहा हूँ, आपका मैंने बिजनेस समझा कि बिना ईआरपी के आपका काम नहीं चलेगा, दैट्स फाइन इनफ। आप प्रैक्टिकल चीजें समझ रहे हो और प्रैक्टिकल बता रहे हो, करेक्ट। वो फाइन इनफ है। वो कोई स्कैम नहीं है। मैं सॉल्यूशन दे रहा हूँ आपको। हम देते हैं, कई कंपनियों में कंट्रोल्स बना के देते हैं कि भैया आपके प्रोक्योरमेंट में यहाँ लैप्स है। आपका जो टीचर की भूमिका निभा रहा है। आपका जो एम्प्लॉय बैठा है वो पता लगा अपने जानकार को लेके आपको बेचने के लिए ला रहा है, आपको कोई फायदा ही नहीं हो रहा। तो वो एक कंट्रोल्स है। आप तो इतने बिजनेस ओनर्स को भी सपोर्ट करते हैं अपनी सर्विसेज के साथ, कंसल्टेंसी के साथ, उनके टैक्सेशन को देखना, सब कुछ फ्रॉम बिजनेस स्टार्ट करने से लेकर सारा, बेपल्स का पहला कंपनी रजिस्ट्रेशन से लेकर और जितने भी हमने बिजनेसेस बनाए हैं, जितनी कंपनियां बनाई, सब आप ही के थ्रू बना है। बिल्कुल। तो बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस हैं जिनका सेल बहुत अच्छा होता है, उसके बाद भी फ्लॉप हो जाते हैं। ऐसा क्यों? देखो, दो अभी फिलोसफी है, मैं फिलोसफी कहूंगा इसको। एक आता है वैल्यूएशन बेस्ड। पेटीएम आया, पेटीएम को सेबी ने आईपीओ के लिए हरी झंडी नहीं दी, आप समझिए, और मेरे को भी समझ में नहीं आया बाद में कैसे मिल गई। रीजन वो खुद कह रहे हैं कि मेरा बिजनेस प्रॉफिट में आ ही नहीं सकता, खुद कह रहे हैं, आप समझिए। तो है क्या, लोग अभी क्या है, किस फिलोसफी पे है। दो मैं आपको फिलोसफी बता रहा हूं। पहली कि आपको प्रॉफिट से कोई लेना देना नहीं,
आपकी ब्रांडिंग बढ़िया करो, आपके सब्सक्राइबर बढ़िया हो, और आपका इन्फ्लुएंस चारों तरफ ऐसा हो कि भैया यही ब्रांड है, और सेल देखी जाए और उसी पे वैल्यूएशन करवाया जाए, ताकि कोई इन्वेस्टर आए उसको बेच के निकल जाए, पैसे लगे पब्लिक के लगे। वन फिलोसफी, दे आर मोर फोकसिंग ऑन द सेल, achieving target, they are nothing to do with the profits that they have. कई ऐसे स्टार्टअप्स हैं जो कि हजारों करोड़ का टर्नओवर है लेकिन एक्चुअली लॉस पे है। हाँ, लॉस पे है। हाँ, रीजन क्या? क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट करवा के उस पे चल रहा है और उनको ब्रांड बना के बाहर भी निकलना, और आज के टाइम पे ये ट्रेंड पूरे शबाब पे है। अच्छा, स्टार्टअप बनाओ, यूनिकॉर्न बनाओ, इन्वेस्टिंग लो, पैसा बाहर लो, निकलो। एग्जिट करके निकल लो, और फिर जो इन्वेस्टर है वो समझे क्या करना है इस कंपनी का। हाँ, नहीं, हाँ, वो समझे, उनकी हेडक नहीं है अब। हाँ। अब वो अगर उसको प्रॉफिटेबल बना चुके बना हैं, सकते हो, उन्होंने तुम तो चला एक सकते हो, बेस चला खड़ा लो। करके दे दिया। हाँ, आज मेरे पास लाखों क्लाइंट है, अब वो आप जानो उसको कैसे करना है। पर देखो, मैं ये नहीं कहता 100 में से 90 लोगों की फिलोसफी, कुछ 10 लोग ऐसे भी होंगे जो वाकई में ये चाहते हैं कि तरीके से बिजनेस किया जाए और इन्वेस्टर को लॉस ना हो। और दूसरी, आप जो बोलते हैं कि आपने जब क्वेश्चन था कि सेल्स पे है, प्रॉफिट पे फ्लॉप हो रहे हैं, वो सेल्स अच्छा रेवेन्यू निकाल रहे हैं, उसके बाद भी आगे फ्लॉप नहीं बढ़ इसलिए पा हो रहे हैं। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ कि अब दूसरी आई फिलोसफी, सेल्स तो निकाल रहे हैं, पर सिंस अब उनको इन्वेस्टर नहीं मिला, रहे। उनका टारगेट अलग था और ना कंट्रोल कर पाए, तो वो धराशायी होना ही होना है। आप कितने दिन तक अपने पैसे डालते रहोगे एक बिजनेस में? कितना बर्न करोगे? कितना बर्न करोगे? जिस दिन उसका लास्ट पॉइंट आएगा, आप हाथ खड़े करोगे, बाहर निकलोगे। तो फ्लॉप होने का आप देखो ना, स्टार्टअप है हमारे 90 में कह रहा हूँ 95%, ये तो डेटा ऑफिशियली, वो सक्सेस ही नहीं हो पाते। कई स्टार्टअप्स, मेरा मानना है, मुझे ध्यान आ रहा है आपके आंसर से, कि कई स्टार्टअप इस बेसिस पे पैसा बर्न करते हैं कि आज जो भी क्लाइंट एक्विजिशन कॉस्ट CAC हमारा मान लीजिए लगता है 10 रुपए का, लेकिन आज एक कस्टमर मुझसे खरीद रहा है 9 रुपए का ही माल 10 रुपए देकर, लेकिन ये वन टाइम परचेज है या लाइफ टाइम परचेज होगा, रेगुलर रिकरिंग। तो अगर मुझे लगता है कि आज 9 रुपया दे रहा है लेकिन लाइफ टाइम में 900 रुपया दे सकता है, लेकिन एक ही बार क्लाइंट बनाने का कॉस्ट लगा, तब तो प्रॉफिटेबल होगा। हाँ, कि भाई चलो एक बार में पैसा लग गया, इस साल मैं लॉस में हूं, अगले साल से प्रॉफिट बनेगा, क्योंकि अगले साल से मुझे पैसे नहीं खर्च करने उसको कस्टमर बनाने बिल्कुल के ठीक लिए। बात है। लेकिन अगर हर बार खर्च करना, हर बार वो सस्टेन yield नहीं कर है पाएगा, तो सस्टेन नहीं कर वो पाएगा। आप जो पहली वाली जो सिचुएशन बता रहे हो, दैट इज अगेन, आप कह सकते हो कई बार हमें कैपिटल एक्सपेंडिचर भी करना पड़ता है। आपने बहुत अच्छा सुंदर, जब मैं घुसा तो ऐसा निकला बड़ा सुंदर है, आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर किया, आपको पता है वन टाइम कॉस्ट है, मेरे को खर्च करना है, पर आज फिर तो मैं भी- लॉस में हूँ यूट्यूब से 1 रुपया नहीं आ रहा है, लेकिन ठीक है, एक पता है कि लॉन्ग गोल में हाँ। है ना, हमारी टीम के सारे मेंबर को एक कार गिफ्ट कर पाऊं मैं, नहीं, ठीक YouTube बात के है, कमाई ये भी से। विजन है, फोकस हाँ, है। तो हाँ। यही है कि आप देखो, मेन ऑब्जेक्ट ये भी है आपका। दूसरा है कि क्या पता आपकी पॉडकास्ट में से कोई ऐसी बात, कोई ऐसा आपका गेस्ट जी। ऐसी बात बोले जो सामने वाले व्यूअर्स जो सुन रहा है उसकी उसकी जिंदगी लाइफ बदल दे। चेंज हो जाए। यही कोशिश है। हाँ, जो आपका मेन ऑब्जेक्ट जो आप मेरे को बता रहे जी। थे, ऐसा फिर आप इससे बड़ा कमाई तो कुछ हो ही नहीं सकती। नॉलेज, जितने एक्सपर्ट्स की नॉलेज हम लाकर यूथ को, कॉमन मैन को, वुमेन को, बिजनेस ओनर्स को दे सके, जो उनको लाइफ में एक बेहतर लाइफ की तरफ लेकर बिल्कुल जाए। ठीक बात है। ये आज कोशिश जो आप शेयर कर रहे हो, मैं शेयर कर रहा हूँ, हमने एक्सपीरियंस हमने से अपने सीखा experience से है। सीखा और हो सकता है जो यूथ आज 23 ईयर्स ओल्ड, उसको पता ही नहीं है, उसको पता ही नहीं पावर ऑफ कंपाउंडिंग क्या होता है। उसने सुना तो हो सकता है, वीडियो पॉडकास्ट देखने के बाद कई लोग सर्च भी कर रहे हो पावर ऑफ कंपाउंडिंग क्या है। हाँ, आप समझिएगा, correct। हो सकता है वो उनकी लाइफ भी चेंज कर दे कंपाउंडिंग। हाँ। तो कैसे यूथ अगर 25,000 रुपया भी कमा रहा है, तो उसको कैसे हैबिट और क्या सेविंग के तरीके हो कि कम से कम आज से ही वो कम से कम 5-5 हज़ार रुपया भी सेविंग पे डाले? देखो राहुल जी, हम पहले भी बात कर रहे थे, हैबिट्स आपको ऑटो मोड में लानी पड़ेगी। और ऑटो मोड्स आप खुद सोच के ये कर रहे हैं कि मेरे को इन्वेस्ट करना है, तो आप कभी नहीं कर पाएंगे। आपने कुछ आइडेंटिफाइड किया, आपने एक दिन निकाला इन्वेस्टमेंट के लिए कि भैया मेरे को आइडेंटिफाइड करने एरियाज, भाई मेरा स्टॉक पे मैं ज़्यादा देख नहीं सकता, तो मैंने SIP ले ली कि भाई म्यूचुअल फंड है, ये मेरा काम करेगा, ताकि कभी मार्केट गिरे भी तो एक लिमिटेड लॉस ज़्यादा ना हो। तो आपने म्यूचुअल फंड देखा, आपने लैंड देखी, आपने कुछ और चीज़ें, PPF देखा, अगर आप एंटरप्रेनर हैं, आप सैलरीड क्लास है तो आपका PF जा ही रहा है, और भी आपने देखे। तो ये क्या है, आपको ऑटो डेबिट में लाना पड़ेगा। आपने ऑटो डेबिट कर दिया और चला गया। तो आप उस कंपाउंडिंग को
जब आप 5 साल बाद देखते हो तो आप बड़ा खुश महसूस करोगे। मैं पीपीएफ को मेरे को मजा आता है राहुल जी। अच्छा। वो जब 10 लाख के ऊपर हुआ, मैं पिछले 10-12 साल से कर रहा हूँ। क्या तो बात अब है? क्या हो रहा है उसमें 70-80,000 हर साल ऐड हो रहे हैं। और सच अच्छी बात ये होगी कि आप डाल के भूल जाते होंगे और आपको लगता होगा कि अरे अलग से है मेरे पास ये हाँ एसेट। बिल्कुल, अब क्योंकि वो Wealth है। ऑटो में हो रहा है काम। हाँ। वो अपने आप जा रहा है। और अगर मेरे को बोले जी निकालना है, करना है, तो बहुत दिक्कत आती है। और कई बार तो पीपीएफ में डालना मैं वॉलेंटरी भी करता हूँ कि भाई यार अब डाल देते हैं, अच्छा है, बड़े खर्च हो जाएंगे, लमसम भी डाल लमसम भी डाल बीच-बीच देते में। हैं। तो वो एक मजा आने लग गया, क्योंकि वो जब एक साथ आ रहा है और वो भी टैक्स फ्री आ रहा है, तब यूथ, आप मैं फिर कह रहा हूँ, आज हमारे व्यूअर्स जो देख रहे हैं, हो सकता है राहुल जी का ये शो बड़ा फेमस भी हो, क्योंकि हम समझ नहीं पाए 23 ईयर्स ओल्ड अगर यूथ, क्योंकि हम अपने एक्सपीरियंस से ये बातें कह रहे हैं हमें कि ये काश पता नहीं मेरे था। को अगर उस 20 समय साल में कोई पता होता। होता तो आज मैं 40 साल पे कम से कम 20 साल का एक्यूमुलेशन और होता। पर Right. देर आए दुरुस्त आए, जी। आपकी सही डिसीजन को कभी भी देर नहीं हो सकती। राइट। तो आप, मैं फिर कहता हूं, आप डाल के देखिएगा, इन्वेस्टमेंट करके देखिएगा, और एक्यूमुलेशन और कंपाउंडिंग का पावर आप खुद महसूस करेंगे कि कैसे आपकी 5 साल 10 साल बाद आपको जरूरत हुई और वो आपके लिए एक साथी बन के खड़ा हुआ है। सोचने वाली बात यह भी है कि जो 25,000 कमा रहा है, अगर आज से 5,000 रुपये सेविंग करने लगता है, तो अगर उनसे वो 3 साल से जो 25,000 कमाते हैं ना, उनसे पूछे कि कितना सेविंग है, तो उसके बाद 1.5-2 लाख रुपए नहीं होते राहुल जी। लेकिन अगर वो 5,000 इंटू 12 मंथ्स 60,000 रुपया सेविंग करते हैं और 2 साल में 1,20,000 आ गया, प्लस उस पर इंटरेस्ट, आ तो गया। अलग ही मजा है और एक अंदर से ना पावर फील पावर होता आता है। है, आपको लगता है कि हम फाइनेंशियली स्ट्रांग है। और 5 साल के बाद अगर एंटरप्रेन्योरशिप शुरू करना है, तो आपके पास सपोर्ट के लिए बैंक की accumulation हो किसी से सकता है हाथ वो नहीं 8 लाख फैलाना। को। हाँ बिल्कुल ठीक बात है। तो यही है, आप जो बोल रहे हैं बिल्कुल सही बोल रहे हैं। हम क्या होता है 5,000, और पता है मेंटेलिटी हमको रोकती, कहाँ रोकती, इसलिए कि यार 4,000 2,000 से क्या हो जाएगा, अरे ये नहीं तो 12 महीने में कितना हो रहा है, अभी तेरे पास है क्या 60,000 अलग से। कंपाउंडिंग का पावर वो नहीं समझ रहे। तो जिस दिन हम समझ जाएंगे, मजा आने लगेगा। और ये जो लाइफस्टाइल है ना, जो सैलरी का वेट करने वाला, लोगों को ये भी सोचना चाहिए कि 1 महीने की सैलरी में कैसे मैनेज करें, 1.5 महीना 2 महीना, ताकि जो है ना हर बार ना जो ये डिपेंडेंसी खर्चों पे कंट्रोल करना चाहिए लोगों को। देखो राहुल जी, मैं क्या बोल रहा हूँ आप समझना, मैं बोल रहा हूँ आपके इन्वेस्टमेंट ऑटो मोड में है। आपका 1 लाख सैलरी आया, आपका 30,000 इन्वेस्ट हो गया, आपके पास ऑप्शन ही नहीं, आपको 70,000 ही खर्च करने के लिए है। ये तो नहीं, में काम चलाना ही पड़ेगा आपको। यू डू नॉट हैव एनी अदर ऑप्शन। तो वहां फिर, क्योंकि आपका अच्छी चीज में लग गया, वहां आपको खुशी भी, यार 30,000 तो बचे मेरे। ठीक है, सेविंग में गया, गलत जगह नहीं। अदरवाइज वो 1 लाख अगर होते, अरे यार चलो यार आज जूते अच्छे दिख रहे हैं, अच्छा आज साड़ी गर्लफ्रेंड दिख गई, तो साड़ी है, बीवी दिख गई, अरे यार चलो अगली बार देखेंगे। ऐसा आता है कि यार अगली बार बचा लेंगे, 8-10 हजार की साड़ी ले लो, अपने ऊपर खर्च कर दिए जी, यार आज कोट पेंट अच्छा दिख रहा है, 10,000 अगली बार बचा लें। वो अगली बार का कोई डेफिनेशन नहीं है यहाँ पे। करेक्ट। एंटरप्रेन्योरशिप, कई लोगों को लगता है कि जैसे ही हमने जॉब करके थक गए, जैसे ही हमने बिजनेस शुरू किया, फ्रीडम मिलेगा। तो क्या सच में फ्रीडम मिलता है जॉब करके, या अनदर काइंड ऑफ स्लेवरी है कि जॉब से भी ज्यादा नौकर की तरह काम करना पड़ता है? देखो, हम वो बोलते हैं ना, एक आपने कहावत की, शादी का लड्डू ऐसा है जो खाए वो भी फंसता है, और जो ना खाए वो भी फंसता है, वो ललचाए, जो ना खाए वो ललचाए। बिल्कुल ठीक बात। तो कई बार हमें ऐसा लगता है, आप भी उस सिचुएशन से आए हैं जी। मैं भी सर्विस करता था, जैसे मैंने बताया आपको, इन्फोसिस पे जी। वहां आपको कॉल लेना पड़ता है, और आपके अंदर एंथुजियाज्म, जज्बा, काम करने का एक जुनून, सेल्फ मोटिवेशन, कोई भी कैसा है मैं काम करूंगा। अगर आप में ये सब चीजें हैं और थोड़ा सा स्किल सेट, मैं फिर कह रहा हूँ थोड़ा सा स्किल सेट, मेन इंपॉर्टेंट है आपकी जो पर्सनैलिटी, आपके मुंह से ज्यादा बात करनी चाहिए। ये अगर खूबियां आपके अंदर है तो आप पत्थर को भी बेच सकते हो। यू हैव द स्किल सेट ऑफ अ एंटरप्रेन्योर। करेक्ट। पर अगर आप आ रहे हैं चलो यार क्या है, मेरे को तो दुकान बन के मजा आएगा, भैया आपको पता है राहुल जी, कई बार हम रात को भी बातें करते हैं। काम ऑनर, मैंने देखा ऑनर अपने केबिन में बैठा रहता है, कम काम करता है, हमें भी कम करना पड़ेगा, जॉब में ज्यादा मेहनत है। ऐसा नहीं है, हम रात को भी 10-11 बजे फोन उठाते हैं, मना नहीं कर सकते क्लाइंटों का। घर वाले कई बार बोलते हैं यार इतनी लेट कर। सर्विस क्लास में क्या है, देखो अपना अपना एक लाइफ स्टाइल है जी। मैं फिर भी आज ये कह रहा हूँ कि एंटरप्रेन्योरशिप से अच्छी कोई चीज नहीं है, राइट। बट स्टिल दोनों का अपना अपना, अगर आपको लगता है आपके वो मटेरियल नहीं हो, आपको सोचना चाहिए, इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए, आप हो वैसे तो
इतना आसान भी नहीं है कि आप आए कि भाई छोड़ के आ गए जी, यहाँ से तो ज्यादा Easy कमाई ride लूंगा, मिलेगा। ऐसा नहीं होता। आपको पूरा एनालाइज करना है, आपका फोकस क्या है, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आपका मोटिव क्या है, और आप किस तरीके से अचीव करोगे, तब वहां आना बहुत इंपॉर्टेंट है। रादर देन अरे यार अच्छा लग रहा है बिजनेस, राहुल जी अच्छा कमा रहे हैं, मैं भी खोल लेता हूँ। और एम्प्लॉय कूद गया, पता लगा जी वो स्किल सेट ही नहीं जो था वो भी गया। भाई बोलते हैं कि चौबे जी बनने गए थे, छब्बे जी बन गए दुबे जी, आप समझ रहे हैं? तो वो वाली कहानी है ना घर का ना घाट का, वो वाली कहानी नहीं होनी। और मार्केट में ये भी बोल दिया कि बिजनेस शुरू किया, आप जॉब कैसे शुरू करो, है ना? वहां और फिर वापस जाना भी थोड़ा सा कई बार ऐसा होता है यार मैं जाऊं कि नहीं जाऊं, अब तो मेरे स्टेटस का सवाल है। ससुराल वाले भी जान गए कि मेरा दामाद जो है तो वो बिजनेसमैन है, अब नौकरी करता है, जिया जी नौकरी करते हैं, और बेइज्जती की बात होगी। नहीं देखो वही बात है कि अपना अपना एक, कई लोग ऐसे सोचते हैं। हाँ सोचते हैं, हर सोसाइटी बहुत मेंटेलिटी देखो बहुत है लोगों की, और लोग कटाक्ष मारने में भी पीछे नहीं हटते आप पे। हाँ हाँ, जब जहाँ लगा सोशल हाँ कोई गैदरिंग है तो वहाँ पे कई तो यहाँ मेंटली मजबूत होने चाहिए। और फिर भी मैं आज ये स्टेटमेंट पे हूँ कि एंटरप्रेन्योरशिप से अच्छा कोई चीज़ नहीं। अच्छा ठीक है, बहुत बढ़िया। तो मतलब 8 घंटे जैसे नौकरी होती है वैसे 8 घंटे काम करके एंटरप्रेन्योरशिप चल जाएगी? देखो वैसे तो मैंने स्टेटमेंट दिया एंटरप्रेन्योरशिप से अच्छा कुछ नहीं, पर आप और अच्छी तरीके से बुलवाना चाह रहे हैं कि क्या एंटरप्रेन्योरशिप 8 घंटे में। आप हमारे नारायण मूर्ति साहब का एक स्टेटमेंट बड़ा वायरल हुआ था, हाँ, आपने सुना भी होगा जी, 72 घंटे हाँ, कि एक युवा को 72 घंटे 72 घंटे काम करना चाहिए। फिर वो पीछे भी हटे इस स्टेटमेंट से कि भैया आदमी अपने लिए भी जिएगा कि नहीं जिएगा। नहीं चाहिए। लेकिन इसमें भी कई बातें हैं। 72 घंटे क्या, मैंने तो 80 घंटे काम किया, लेकिन लाइफ टाइम थोड़ी करना है। हाँ अभी हमें ये देखना है कि अभी जब तुम दुर्दशा हो रही है तुम्हारी लाइफ की, तो अभी तुम कैसे आराम कर सकते हो? बिल्कुल सही अभी बात तुम 72 घंटे करो, अपने लाइफ के उस पड़ाव पे पहुंच के फिर तुम 72 घंटे की जगह 8 घंटे करो ना यार, क्या फर्क पड़ता है? 2 घंटे पर डे करो, लेकिन वो सिस्टम तैयार करके वो लेवल बिल्कुल, अचीव देखो, करो। राहुल जी नारायण मूर्ति जी बहुत सम्मानीय व्यक्ति है, हाँ पर एक चीज जरूर है, पॉडकास्ट भी चल रहा है, हो सकता है हाँ कई बाउंस बैक भी आए। उनके समय जो एनवायरनमेंट था बड़ा हेल्दी एनवायरनमेंट था, ऐसा नहीं कंपटीशन नहीं था। हाँ आज के टाइम पे चैलेंजेस इतने हैं, युवा पे पीयर का प्रेशर इतना है, सोसाइटी का प्रेशर इतना है, वहां वो नहीं सोचते थे। मैं तो इन्फोसिस पर रह चुका हूँ, आई रियली फील प्राउड कि आई वाज एसोसिएटेड विद द इन्फोसिस ना। तो आजकल आप समझ रहे हैं, हेलो गाइस आई एम डूइंग दिस, इस टाइप का जमाना है। क्रिएटर्स, हाँ क्रिएटर्स का आज ऑल टुगेदर आप सोच नहीं सकते उस तरीके के काम हो रहे हैं जी। और ट्रेडिशनल बिजनेस से लोग बाहर निकल रहे हैं। तो चैलेंजेस बहुत है अपने अपने हिसाब के, वहां भी चैलेंज थे, पर अनहेल्दी नहीं था। यहाँ अनहेल्दी आपको पता ही नहीं लग रहा हो क्या रहा है। ना गवर्नमेंट के इतने रूल्स रेगुलेशन उस जमाने में 1982 की बात करें जब स्टैब्लिश हुई थी इन्फोसिस, और अभी ये जो पिछले 15-20 साल में जो रेगुलेशंस आए तो वहाँ बहुत रिस्ट्रिक्शन है। इथिक्स तो आज भी इन्फोसिस का मुकाबला नहीं, मैं स्टिल कहता हूँ, पर इन्वायरमेंट चेंजेस। तो एंटरप्रेन्योर को 24/7 काम करना पड़ता है। 8 घंटे पे तो नहीं चलता ना। हाँ, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बिजनेस को ही लाइफ बनानी पड़ती है। लाइफ बिजनेस और बिजनेस लाइफ है, ये ऐसा हो जाता है। बट फिर मैं कहता हूँ एडवांटेज अपना बड़ा है। आज राहुल जी को लगा अभिषेक जी के साथ पॉडकास्ट करने बैठना है, राहुल जी बैठे हैं। अभिषेक जी को लगा कैंसर कैंप लगाना है अभी संडे को, अभिषेक जी संडे को, मंडे को लगाना है, मंडे को भी लगे। रीजन बीइंग वी आर एंटरप्रेन्योर्स। लेकिन 15 साल के बाद एंटरप्रेन्योरशिप के 15 साल के बाद ये कंफर्ट आया है। हाँ वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। 5 साल बाद नहीं था। हाँ बिल्कुल नहीं था। हम स्ट्रगलिंग फेज में के थे। 5 साल के बाद भी, 7 साल के बाद कई बार डाउट होता था कि हम सही काम कर रहे हैं ना, कि नहीं कर रहे। जॉब कर रहे होते तो शायद 1,00,000-1,50,000 कमा रहे होते, हम तो अभी बचा भी नहीं रहे 1,00,000-1,50,000 तो कर क्या रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जड़ मजबूत हो रही थी। हाँ ये राहुल जी ये आपने long बहुत term बहुत में। बहुत अच्छी बात बोली कि देखो ऐसा नहीं आप एंटरप्रेन्योरशिप में आए और फिर वहां सोशली काम करने लग गए। 2 साल के बाद ही नहीं कर पाएंगे आपको शायद। यू नीड टू प्रूव योरसेल्फ फर्स्ट कि वाकई में आपने एक Stable establish level पे किया, लाना पड़ेगा फिर एक आपने थोड़ा हो सकता है 5 साल बाद आपने 1 घंटा सोशली काम करना शुरू किया या आपने अलग काम किया, फिर आपका 10 साल बाद अब आप 4 घंटे देने लगे क्योंकि आपकी टीम डेवलप्ड है, टीम जैसा सेटअप कर लिया, ऑटोमेटेड मोड पे कि आपके तो बिना ये भी तो बिजनेस चल सके। बिल्कुल ठीक बात है। बिजनेस को शुरू के 3 साल, वो बोलते हैं ना किसी भी बिजनेस को आप ऐसा कम से कम 3 साल सींचना पड़ता है, उसके बाद बिजनेस आपको देना शुरू करता है। देश में कितने % स्टार्टअप्स हैं जो 10 साल टिक पाते हैं? बहुत मुश्किल है। आप मान और लेना, डिकेड टच कर सके। हाँ मैं वही कह रहा हूँ, जो डेटा हमारे स्टार्टअप इंडिया की साइट पे भी है, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन लिए पहले तो अभी 3-4 साल पहले का, अभी तो मैंने डेटा नहीं देखा, उसमें अगर परसेंटेज निकालो
तो सक्सेसफुल स्टार्टअप जो वाकई में ग्रो कर पाए 5 से 7% होंगे। अदरवाइज तो इस स्ट्रगलिंग में कि भाई उन्होंने बाहर से फंडिंग उठाई, नहीं चला, कंट्रोल्स नहीं हुए, जैसा हम बात कर रहे थे, कहीं ना कहीं उनके फोकस था ही नहीं बिजनेस का, पर उन्होंने फंडिंग ली। तो बहुत सारे पहलू जो है स्टार्टअप, फिर मैं कह रहा हूं आपको फोकस होना बहुत जरूरी होता है। क्या इंडियन टैक्स सिस्टम ऑनेस्ट टैक्स पेयर्स के प्रति फेयर है? राहुल जी, आप सब पॉडकास्ट पे ही बुलवाओगे मेरे से। जी बताइए, टैक्स बहुत भरवाते हैं आप मुझसे, आप बताइए कितना फेयर है? राहुल जी देखो, अगेन बहुत कुछ होना बाकी है, बट अगर टैक्स पेयर को फेयर, एक एग्जांपल, मेरा आंसर शायद इस एग्जांपल में ही होगा। आप हाउस टैक्स देते हैं, जैसे ही घर के बाहर निकलते हो पता लगा कूड़ा पड़ा हुआ है और उसकी सुनवाई नहीं हो रही, आपने टैक्स पे किया, कोई गड्ढे में गिर गया, सड़कें नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं ऐसा हर जगह नहीं है। एक सेकंड, अभी आप ऑफिस आ रहे थे तो देखे होंगे, आपने देखा होगा आपके जो रोड के अंदर है, दो गड्ढे, 2 गटर बड़े के बड़े ढक्कन टूटे हुए हैं, बिल्कुल है, कोई सुनवाई नहीं है। और इस लेन में कम से कम 100 बिजनेस ओनर से सोचिए गवर्नमेंट को कितना टैक्स मिलता होगा, जीएसटी, इनकम टैक्स, सब कुछ। अगर ये रील और ये पॉडकास्ट पहुंच रही है तो जरूर पहुंचाएं। और ये पहली बार नहीं है, साल में कम से कम जब भी रिपेयर होने में 2 महीने लगते हैं। अभी ये टूटा है ना, 2 महीने वी विल फेस दिस प्रॉब्लम। कार को पास करते हुए ध्यान रखेंगे कि टायर न चला जाए, अंधेरा होने पे सारे एम्प्लॉइज देखेंगे कि कहीं वो खड्डे में ना गिर जाए, ठीक है, जबकि मेन रोड पे जस्ट एंटर करते ही है। और उसके बाद अगर ये रिपेयर होता भी है तो 1 महीने के अंदर फिर टूटेगा। दिक्कत है राहुल जी। अपन इसको मैं ज़्यादा लंबा भी नहीं कहना चाहूँगा, पर लास्ट एक एग्जांपल लेके क्लोज करूंगा। आपने नोएडा वाला इंजीनियर का केस सुना होगा जी। दिस इज प्योर फेलियर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट। तो क्या फिर तो टैक्स तो आप में नो डाउट इंफ्रास्ट्रक्चर है, सब कुछ है, हॉस्पिटल्स भी हैं, एम्स भी खोले जा रहे हैं, परंतु हमें और काम करने की जरूरत है। कई लोग कम कमाते हैं लेकिन वो ज्यादा टैक्स पे करते हैं ज्यादा कमाने वालों से। ऐसा कब होता है? राहुल जी, आप सैलरीड क्लास की बात करते हैं। अगर किसी का 1 करोड़ से ज्यादा अगर इनकम आती है जी, तो तकरीबन आप मान के चलिए, और ये 5 करोड़ के ऊपर पहुंच जाए तो वो 45% तक गवर्नमेंट को पार्टनरशिप में ले लेता है। बिना पार्टनरशिप में कैसे? मतलब गवर्नमेंट को टैक्स देता है, यानी ऑटोमेटिक उसकी जो सैलरी आती है तो उधर 45% गवर्नमेंट को जाता है, 45 रुपए। हाँ, एक्चुअली सरचार्ज तो 30% सरचार्ज मिला के आप मानिए 20% सरचार्ज भी है, 15% भी है, 50 लाख के ऊपर 10% है। तो सरचार्ज अगर एक एक्सट्रीम लेवल पर है तो ये आप 40% से ऊपर टैक्स पे कर रहे हो, आप समझिएगा। ओके। और फिर आप इनडायरेक्ट टैक्स भी, ये तो 40% डायरेक्ट आपकी सैलरी आ रही है, उससे पहले ही गवर्नमेंट हमारे पार्टनरशिप में है। और इनडायरेक्ट टैक्स में आप कपड़े खरीदने गए, आप लैपटॉप ले रहे हो 18%, आप कार खरीद रहे हो तो आरटीओ का टैक्स है। तो समवेयर अराउंड, जो मैं मानता हूँ 50% तो कहीं नहीं जाता। यानी जो 5 करोड़ रुपया कमा रहा है वो 2.5 करोड़ दे रहा है। मतलब एक एग्जांपल, 2.5 करोड़ भी नहीं है तो 2 करोड़ के आसपास, क्योंकि स्लेब में आता है, तो 2 करोड़ तो आप मान के चलो वो दे रहा है, टैक्स दे रहा है। तो रिच आदमी बचा लेता है तो क्या? अब रिच डैड पुअर डैड जैसे आपने भी पढ़ी है, मैंने भी, तो वहाँ एक कॉन्सेप्चुअल क्या है कि यू नीड टू फॉर्म द कॉर्पोरेशन एंड डू योर एंटरप्रेन्योरशिप। उससे क्या होता है, आपने राहुल जी, एंडरवेयर ऐसे ही थोड़ी है। राहुल जी आज बड़ी कार में है तो कहीं ना कहीं सोच समझ के प्लानिंग करके कि भाई मैं कार ले रहा हूं तो मेरे को डेप्रिसिएशन भी बेनिफिट मिलेगा। अच्छा, अब मेरी कहानी आप खोल दीजिए जनता के सामने, कोई बात नहीं। ओके। तो आप जो कार ले रहे हैं, आपको पता है यू आर एंटरप्रेन्योर जी, आपको पता है मैं जो एक्सपेंसेस कर रहा हूँ उसका मेरे को बेनिफिट भी मिल रहा है, ऑफिस के काम में भी ले रहा हूँ, ये हमारा हक है। और आप जब कार खरीदनी है तो कंपनी के नाम से खरीदूं, मैं अपने नाम से क्यों खरीदूं? नहीं, वो बिल्कुल, क्योंकि आप ऑफिस के लिए यूज कर रहे हो जी। आज आप ऑफिस के लिए यूज कर रहे हो तो आपको पूरा क्लेम भी मिलता है। आप लैपटॉप लेते हो, ऑफिस के लिए भी लेते हो, सब कुछ लेते हो, तो वो क्या है, आपको एक्सपेंसेस भी मिलता है, जीएसटी का बेनिफिट भी मिलता है जी। तो वहां आपको देखो फिर कहीं ना कहीं खर्चा, एक्सपेंसेस मिलता है, सब कुछ मिलता है। और बिजनेसमैन होता है तो वो कहीं ना कहीं ज्यादा कमा रहा है परंतु कम टैक्स दे रहा है, और सैलरी वाले के पास कोई ऑप्शन नहीं है टैक्स देने के अलावा, बच नहीं सकता, उसे देना ही पड़ता है। इसीलिए बिजनेसमैन कम टैक्स पे करते हैं, देखो सैलरी क्लास से। वो बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो बिजनेस के लिए जो असेट्स है, बिजनेस के लिए यूज होती है। और
वो प्लानिंग भी वैसे ही करते हैं, जी। टैक्स प्लानिंग। मैं जी। टैक्स चोरी की बात नहीं कर रहा हूँ। क्या शादी करने का डिसीजन कई लोगों के लिए फाइनेंशियल डिजास्टर बन सकता है? पिछले 8-10 सालों की बात करूं तो कहीं ना कहीं तो डिजास्टर है। राहुल जी, एक एग्जांपल देखो आप। राहुल जी मेरे से बात कर रहे हैं और बड़े सोशली हैं। कई लोग ऐसे बड़े मिलते हैं। एक डॉक्टर साहब थे, बड़े सोशली। अभिषेक में डोरी में विश्वास नहीं करता। मैंने कहा बहुत अच्छा है सर जी। सारा खर्चा मैं खुद कर रहा हूँ, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो एक साइड बता रहा हूँ मैं। और पर हुआ क्या, अभी 1.5 साल पहले सेपरेशन के लिए फाइल हुआ डाइवोर्स, और उनकी 50% की प्रॉपर्टी उधर चली गई। 50% किधर चली गई? प्रॉपर्टी किधर? कंपनसेशन में, बिकॉज अदर साइड स्पाउस को गई, और वाइस वर्सा भी हो सकता है। अच्छा। पर आप समझिए अभी ये डिजास्टर नहीं है तो क्या है, मैं फिर कह रहा हूँ। अच्छा, उन्होंने आज अच्छाई के- दिखाई और उन्होंने बोला डोरी नहीं लेंगे, तो इस- सारे खर्चे हम करेंगे। हाँ। शादी की और लड़की आई और उसने जिस भी वजह से डाइवोर्स जो भी है, मैं ये नहीं कह रहा। एलिमनी में प्रॉपर्टी भी गई। देखो ये उनकी फाइनेंशियल आधी। डिजास्टर में मानता हूँ इसको। हाँ भाई, 50 लाख रुपया शादी में खर्च कर दिया और 50 लाख की प्रॉपर्टी भी खर्च कर दिया। परंतु ये वाइस वर्सा भी हो सकता है। परंतु नॉर्मल केस एक कॉमन यही है कि फाइनेंशियल डिजास्टर तो हो ही गया। फाइनेंशियल डिजास्टर है। तो आज के टाइम पे ये केसेस बहुत ज्यादा है। आप देखते हो आपके आसपास भी Divorce देखते हो, cases बहुत हो रहे हैं। बहुत ज्यादा है। बहुत हो रहे और कई लोगों ने तो एक बिजनेस टाइप का हो गया। मैं देखता हूँ 1-2 केसेस है कि 2-3 बार शादी करी, फिर इस तरीके के पैसे ले लिए जाते हैं। तो देखो कहीं ना कहीं हमें इस पे भी सोचना पड़ेगा कि क्या वाकई में कहीं हमारा ये समाज और ये रूल अभिशाप ना बन जाए, ओके। बंदा स्ट्रेस में ना आ जाए। वाकई में जो मेहनत कर रहा है, मैं ये नहीं कह रहा गलती किसकी है या किसकी नहीं है, जेन्युइन केस भी होते हैं, बहुत केस, परंतु मोस्टली फायदा उठाया भी जाता है। तो कहीं ना कहीं ये फाइनेंशियल डिजास्टर इस सिचुएशन में बन सकता है। अच्छा, और भी कई वजह हैं फाइनेंशियल हिलने के। अगर जैसे कई बार कई फैमिलीज में जैसे दोनों स्पॉसेस पैसा कमाते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, फाइनेंस मैनेजमेंट में प्रॉब्लम आती है कि कौन कितना खर्च करे, कौन कितना बचाए, या एक बंदा खर्च कर रहा है, दूसरा खाली उससे लिए जा रहा है, मुझे और दो, मुझे और दो। मेरे एक पति जो है वो बिजनेसमैन है, लड़की सैलरीड है। अब बिजनेसमैन बोलता है कि भाई मेरे बिजनेस में लॉस हो रहा है, तुम अपनी सैलरी का पार्ट, अब तो बिजनेस भी तो हमारे लिए है ना, दो दो दो। तो उस तरीके देखो से ये भी गलत है। अगर आप अपनी वाइफ को बोलते हो कि आप सैलरी कमा रहे हो और वो मेरे बिजनेस में लगा दो, देखो टू द सम एक्सटेंट दिस इज अगेन अ म्यूचुअल डिसीजन। कभी कभी है तो ठीक है, अंडरस्टैंडिंग। पर आपने लगा कि आपने उसको केवल रखा इसलिए कि वो सैलरी कमाए हाँ। और आपके बिजनेस में कई लोग वर्किंग लड़कियों से शादी इसलिए करते हैं क्योंकि वो आएगी तो पैसा कमा के लाएगी, घर में और ऐड करेगी। बिल्कुल ठीक बात है। ये एक फिलोसफी भी है आज के टाइम पे। देखो लेकिन वो बिजनेस में से प्रॉफिट शेयर नहीं करता, उससे खाली लेता ही है। हाँ बिल्कुल, देता ऐसा नहीं है। बहुत सारे केसेस होंगे जहाँ पे केवल, और हम कहते हैं लेडीज साइड देखो सॉफ्ट कॉर्नर तो होता ही है। एक साइड हमने डिस्कस किया कि डोवरी के केस थे और फिर एल्यूमिनी का बात एल्यूमिनी की, का बात हुआ। तो दूसरी वो तरफ- एक साइड था। दूसरी साइड क्या है कि ये यहाँ पे उनको फिर क्या होता है, हम इंडियन जो गर्ल्स है वो थोड़ा सा इमोशनल भी होती है कि यार पति मेरा परेशानी में है तो मैं दे देती हूँ। हाँ। तो एक इमोशनल, देखो कहीं परसेंटेज तो होगा। जो हम पहले वाले सीन की बात करें वो पर्टिकुलर परसेंटेज है, ऐसे नहीं है सब ऐसा है। तो शादी से पहले कैसे तुम अपने बिजनेस की परेशानी हैंडल कर रहे थे भाई? बिल्कुल ठीक बात है। तो यहाँ वही है कि आप ऐसा नहीं कर सकते। हाँ देखो आज के टाइम पे 2 चीजें हैं। एक तो हाउसवाइफ का कॉन्सेप्ट है, पर वो आज के टाइम पे कम होता जा रहा है। दूसरा है कि हमारे पास दोनों कमाने वाले, हाउसवाइफ है वहां तो ज्यादा दिक्कत आती ही नहीं है इन चीजों में, पर जहां दोनों कमाने वाले हैं वहां तकलीफ हो जाती है। तो क्या शादी से पहले कपल्स को अपने मनी मैटर्स को डिस्कस कर लेना चाहिए ताकि प्यार ना किल हो जाए शादी के बाद? देखो ये एक और अच्छा क्वेश्चन है। अगर फिर मैं कह रहा हूँ दोनों कमाने वाले हैं तो देखो ये ब्रॉड सेंस में तो डिस्कस होना चाहिए। या फिर आपके जैसे- मनी स्पेंडिंग हैबिट्स कैसे हैं, मैं क्या करता हूँ, तुम क्या मैं करते नहीं हो? दूंगा या मैं दूंगा, मेरा प्लान क्या है, अपने लिए सेव करना चाहता हूँ या मैं देना चाहता हूँ? बिल्कुल ये सब ये शादी discuss से है। पहले नहीं पूछते, अचानक से सस्पेंस फिर वहां क्रिएट गैप करते आने हैं। शुरू हो जाते हैं, हाँ, शौक दे देते हैं शौक कि दे भाई देते हैं। पैसा कमा रहे हो ना, भाई, अब दो, घर में रहते हो। आप सीधा बताओ ना, मेरा बिजनेस चल रहा हो सकता है कहीं लॉस हो तो मैं आपसे हेल्प लूंगा। हाँ, क्या आप दोगे? भाई ब्रॉड सेंस में आप आइडिया दे रहे हो तो शी विल बी प्रिपेयर हर माइंड कि भैया मेरे को इस तरीके से लेते हैं। इफ शी इज रेडी देन फाइन इनफ। भाई मैंने पहले बता दिया था, पता लगा आप एकदम शौक दे रहे हो तो वो तकलीफ वाले काम है। क्या स्मार्ट लोग भी स्टूपिड फाइनेंशियल डिसीजंस लेते हैं? राहुल जी कॉन्टेक्स्ट बड़ा सही है और
हम कह सकते हैं कि कई बार ज़्यादा स्मार्टनेस भी आपको ले डूबती है, ओके। और सिचुएशन भी कई बार ऐसी क्रिएट हो जाती है आप कुछ कर ही नहीं सकते। एक एग्जांपल लेता हूँ, मेरे ही प्रोफेशनल फ्रेंड है और उन्होंने BMW खरीदी। अब भैया खरीद तो ली, करोड़ के ऊपर बजट है। आप बोलते हैं हाथी को खरीदना आसान है, पालना बड़ा मुश्किल है। करेक्ट। अब उन्होंने वही सोसाइटी का प्रेशर, पीयर का प्रेशर, इसने मेरे दोस्त ने खरीद तो लिया भैया। अब उसकी अगर सर्विस में भी जाता है तो भाई साहब आप मान के चलो 1-1.5 लाख रुपए तो सर्विस में खर्च होते हैं कहीं पे भी। आप उसका पेट्रोल एवरेज नहीं आता आप, क्योंकि देखो इट्स अगेन हम कह सकते हैं कि और उन्होंने पूरा पैसा कैश दे के लिया या EMI पे लिया? अब EMI पे भी लिया है उन्होंने। आप समझिए वो उसकी EMI आ रही है 50,000, जो अगर 10 साल का बना दिया तो 50,000, 1 लाख डिपेंड अपन उस पर करता। अगर 1 लाख आप EMI दे रहे हो, आप सोचो BMW तो 1.5 लाख की EMI से नीचे आ ही नहीं सकती। आएगी नहीं, बराबर है। अगर वो लोन उतना लिया है, अगर पूरा ही ले रहे हो, 80% ले रहे हो, तो 1-1.5 लाख रुपए तो आनी है। तो आप उसके लिए भी तैयार हो। इन केस अगर आप सैलरीड क्लास हो और कोई भी आपकी नौकरी पे खतरा आया तो आप तो गए। तो हम इसको कह सकते हैं वो स्मार्ट तो है पर स्टूपिड काम हो गया कि भैया आप दिखावे के चक्कर में आप अपने आप को ले डूबे। अभी एसेट है कि लायबिलिटी है ये जो कार 1 करोड़ की? मैंने आपको पहले भी बताया कि भाई कभी कार आपकी एसेट नहीं हो सकती, क्योंकि हम उस मिथ में जीते हैं। हमें बताया जाता है जब बैलेंस शीट बनाई जाती है कि कार आपकी एसेट है। कोई भी ऐसी चीज जो आपको वापस रिटर्न ना दे वो कभी एसेट की डेफिनेशन में आ ही नहीं सकती। तो कार की कॉस्ट तो आप खरीद जैसे के रोड पे ही जैसे ऑन रोड आई आप लेके एक पहिया भी आगे बढ़ाते हैं, इस दुकान से बाहर निकली या शोरूम से बाहर निकली, उसकी कीमत 70% तो वही हो गई। इफ somebody is 35 years old and has no savings, क्या ये बहुत लेट हो चुका है उसके लिए? अच्छा काम कभी भी उसके लिए लेट नहीं हो सकता। अगर आप अच्छा काम कर रहे हो तो आप देर से नहीं हो पर दुरुस्त हो। कहने का मतलब आप जब स्टार्ट कर दो, KFC ओनर की कहानी आप शायद आपने भी सुनी होगी। अगर वो ये सोचता मैं 60+ हूँ, अब क्या स्टार्टअप आज वो हमारे दडियल ओनर KFC के हर उस ब्रांड में दिखते हैं, तो लेट कभी नहीं होता। जब जागो तब सवेरा। रियल लाइफ में फाइनेंशियल फेलियर कैसा दिखता है? कई बार बड़ा डिजास्टर हो जाता है, क्योंकि आप अपना एटमोसफियर ऐसा क्रिएट करते हो कि आप बड़ी सोसाइटी में रह रहे हो, EMIs चल रही है आपकी, और अचानक पता लगा कि नौकरी नहीं है। कोविड में भी ऐसा ही हुआ। तो या तो यू हैव दैट मच कैलिबर टू हैंडल इंटायर जो आप पे प्रेशर आ रहा है, तो आप झेल जाओगे। अदरवाइज फिर सोसाइटी में आप देखते हैं जब कोई गिरने लगता है तो उसका भाई भी वो भी उसको गाली निकालता है। सो समाज की तो आप छोड़िए। तो ये डिजास्टर भयंकर हो जाता है जब इस तरीके की चीजें होती है कि पहले से बोल रहा था खर्चे कम कर, हवा में कब उड़, अब देख क्या हालत है। अब क्या हालत है। और अगर वही सक्सेस हो जाए तो वहाँ उनको कॉन्ग्रेचुलेट करने नहीं आते। सबसे बेस्ट एग्जांपल है हमारे अमिताभ बच्चन जी का, आपने भी देखा होगा जी। जब वो ABCL बनाई उन्होंने, अमिताभ बच्चन कॉर्पोरेशन लिमिटेड जी, सब बिक गया था उनका, राहुल जी। अपने घर बहुत बड़ा लॉस था। आप विश्वास नहीं करेंगे, आपने सुना या नहीं सुना या पढ़ा नहीं पढ़ा, अपने घर पे अपने दोस्तों को कहते थे कि आप गाड़ी रखो, कम से कम 8-10 गाड़ी खड़ी रहनी चाहिए, ताकि मेरे जो मांगने वाले उनको ये ना पता लगे कि भाई साहब इसकी गाड़ियां भी नहीं है, और सिचुएशन वर्स्ट हो जाएगी। ऐसी हालत थी। और वो बंदा आप देखिए आज कहाँ है। केवल आपको एक जिंदगी हर एक को मौका देती है, 2 बार देती है, 3 बार जाते हो पूरी तरीके से, या उसमें बाउंस बैक करने की हिम्मत रखते हो। आप कई बंदे सिचुएशन में बिखर जाते हैं वर्स्ट में, और कई बंदे उसी सिचुएशन में निखर जाते हैं। आप समझिएगा। और वो पॉइंट था अमिताभ बच्चन के लिए, कौन बनेगा करोड़पति। और क्या हम सब जानते हैं कि वो आज क्या है इंडिया में, भगवान है। तो हमें सबको, मैं व्यूअर को भी बोलता हूँ, पेशेंस रखने की जरूरत है। मेरे साथ भी ऐसी कहानी थी, खैर मिलेंगे तब बात करेंगे। अच्छा, आपको जिंदगी, वो टाइम भी देखा है आपने? जिंदगी मौका देती है। बिल्कुल राहुल जी, ऐसा ही था, मैं भी फेल हुआ था। फेल होना लाइफ के लिए बहुत जरूरी भी है। जरूरी है राहुल जी, सिखाती है राहुल जी। बट क्या बेस्ट टीचर, दैट मोमेंट ऑफ टाइम, उस फेलियर को अगर आपने एब्जॉर्व कर लिया, दैट मैटर्स। अगर उस फेलियर में आप अगर उल्टा डिसीजन ले गए,
हाँ, तब तो बर्बाद हो गया। तब बर्बाद है आप। हाँ, फेलियर के बाद आप में सहन शक्ति कितनी है, हाँ। उस फेलियर को सहने की शक्ति शक्ति कितनी। कि आप फिर भी सोच पाए, डिसीजंस ले पाए। हाँ, आपका सेंस ऑफ ह्यूमर, आपका माइंड इस तरीके से, इसीलिए बोलते हैं हम बात नहीं कर रहे, आपका योगा की इंपॉर्टेंस बहुत हो जाती है। आपका माइंड का जो यहाँ कैपेसिटी और खुलती है, आप हर किसी को झेलने के लिए आप तैयार रहते हो, कैसा भी शौक आए। अदरवाइज तो सिचुएशन लाइफ है, अप्स एंड डाउन्स हैं, वहाँ सब में आते हैं, बस केवल वही फर्क है कि एक बंदा झेल के वापस आ जाता है, एक बंदा इसमें एक और मेंटालिटी सोच की बदलती है। जैसे कई बार होता है हर बिजनेस में अप्स एंड डाउन्स आते हैं। कोई भी ऐसा बिजनेसमैन नहीं है जिसने लगातार इजी राइड मिला हो। बिल्कुल ठीक बात है। हम एक टारगेट सेट करते हैं, एक प्रोजेक्ट हर बार शुरू करते हैं। जैसे मैंने कोई प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया, मुझे लगा कि इस महीने का टारगेट मेरा इतना है, और उस प्रोजेक्ट के पीछे मुझे लॉस हो गया। ठीक है, एक बिजनेस में कई प्रकार के हम प्रोजेक्ट शुरू करते हैं कि इस वाले में इतना पैसा बनाएंगे। पेपर पे प्लानिंग कुछ और होती है, रियलिटी कुछ और होता है। बिल्कुल ठीक बात है। तो कई हुआ कि लॉस हो गया, 3 महीने 6 महीने लॉस लॉस लॉस। तो लाइफस्टाइल तो अच्छी चल रही है, बिजनेस भी अच्छा चल रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन दिमाग में प्रेशर उस लॉस के बारे में है कि भाई ये नहीं होना चाहिए था, क्योंकि मुझे कुछ कमाना था। तो वहां पे सोच बदलना भी बहुत जरूरी है। मैं कैसे सोचता हूं कि ओके, कोई बात नहीं, लॉस हो गया, कोई बात नहीं। राहुल, तू देख अपने आप को 20 साल पहले कहा था, जब दिल्ली आया था तो महीने का खर्च था तेरा 3 से 5 हजार रुपया, उसी में तू सरवाइव कर लेता था। उस समय अगर तुझे पता होता कि यहाँ पे बैठ के होगा तो क्या तू इस लॉस के लिए अफसोस मनाता? क्या तू बोलता नहीं अरे मैं तो औकात से बहुत ज्यादा मिल रहा है यार, मैं तो इतने में खुश होऊंगा, जो है ऑलरेडी मुझे मिल चुका है। तो इतना कुछ मिल गया है। तो सोच, 20 साल पहले जहां से शुरू किया था 5 हजार के महीने के खर्च से या 5 हजार की नौकरी से, और आज अगर इस जगह से शुरू करनी हो तो बुराई क्या है? चल यही मानते हैं, यहीं से शुरू कर रहे हैं, तो बहुत पॉजिटिविटी आती है। देखो राहुल जी, बिल्कुल सही कह रहे हो। आप जो बोल रहे हो वाइब्स है। मैं फिर कहता हूँ, आप जैसी संगत में रहते हो जी, और आप जैसा सोचते हो आप वैसा ही बन जाते हो। ये वेरी सिंपल, न्यूटन का जो लॉ है वैसा ही है। आप जो सोचते बार बार ऐसा ही सोचो जो पॉजिटिव है। होता क्या, ऐसा नहीं है सिचुएशन बदल जाएगी, पर आपको सिचुएशन चेंज करने की ताकत आ जाएगी। जी, लगेगा सब अच्छा है। हाँ, अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। और लाइफ क्या बिगड़ गया? बिल्कुल खाने ठीक के लिए बात अच्छा है, लग्जरी कार है, अच्छा लाइफ फिर स्टाइल, आप अच्छा क्या है घर ना, है, सब ओके है, यहीं से शुरू करते हैं। अपनी एक्सट्रीम डिफिकल्ट सिचुएशन में भी अच्छा सोचते हो, वो पॉजिटिवनेस आपको बाहर निकालती है। जी, अदरवाइज तो आप नेगेटिव और नेगेटिव, फिर क्या आपका जो एक्चुअली जो रन हो रहा है बिजनेस, आपका जो एक्चुअली रेवेन्यू मॉडल, वो भी खत्म हो जाएगा। आज के युवाओं को एक फाइनेंशियल रूल बता दीजिए जो सबको फॉलो करना चाहिए। अर्ली इन्वेस्टिंग और फाइनेंशियल लिटरेसी, इसको आप अपनी हैबिट बना ले, बस, बाकी Great. कुछ नहीं करना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक Thank यू you, Rahul. अभिषेक जी So nice of फॉर you. बीइंग पार्ट ऑफ दिस। पहली बार चेक कर रहा हूं मैं अभिषेक पॉडकास्ट के दौरान किसी के साथ, तो बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके इस पॉडकास्ट में। मैं प्रे करूंगा कि इसी तरीके से आप तरक्की के रास्ते में आगे बढ़ते रहे, और सोसाइटी को जो आप अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं सोशल वर्क के लिए, और जो किताबें आप लिख के लोगों को जर्नी एक्सपीरियंस के साथ मोटिवेट करें, इसी तरीके से आगे करते हैं। थैंक यू राहुल जी, सो नाइस। थैंक यू। ऑलराइट गाइस, तो यहीं पे रैप अप करते हैं हम इस एपिसोड को। आई होप आप लोगों को काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली है, आप लोगों को पता चला है कि इन्वेस्टिंग कितना इंपॉर्टेंट है लाइफ में, स्पेशली यूथ को समझ में आएगा। तो सी अभिषेक जैन जी बहुत अनुभवी हैं, इनके प्रोफाइल की डिटेल मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा। इस एपिसोड में आपको कौन सी बात सबसे अच्छी लगी कमेंट करिए, और अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करिए। आई होप अभिषेक जी और उनकी टीम भी उस आपके क्वेश्चन का रिप्लाई करेंगे। तो फाइनेंशियल लिटरेसी बहुत ज़रूरी है। स्कूल में हमें कोई नहीं सिखाता कि कमाने के बाद उस पैसे का क्या करना है, कैसे यूटिलाइज करना है। सिर्फ खर्च नहीं करना है, इन्वेस्ट भी करना है, ताकि आपका फ्यूचर सिक्योर हो सके। अगर आपको ये पॉडकास्ट बढ़िया लगा हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि हम आगे और भी जो नए इंसाइटफुल डिस्कशंस लाए उसका अलर्ट आपको मिलता रहे और आप हमारे चैनल से जुड़े रहे। फिर मिलते हैं हमारे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए कीप ग्रोइंग, कीप शाइनिंग। जय हिंद, जय भारत।